हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम पल्स। गाइस, ये हमारी नई सीरीज होने वाली है। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे? इसमें हम बेसिकली इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ओके, मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ के, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर को छोड़ के मोस्टली हम लोग लास्ट 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे। 2023, 2022, देन 21, देन 2020 एंड देन 2019। 5 साल के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। अब इसमें आपको क्यों देखनी चाहिए ये मेरी वीडियो? ठीक है, आपको बेसिकली बहुत सारे एस्पिरेंट का एक इशू हो जाता है। एस्पिरेंट्स का इशू क्या हो जाता है कि वो जो है वो पढ़ तो लेते हैं, बुक तो पढ़ लेते हैं, काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट समझ लेते हैं, बट वो कंसेप्ट को जब अप्लाई करने की बारी आती है ना, वो अप्लाई नहीं कर पाते ढंग से कंसेप्ट को क्वेश्चन पे। एक तो वो आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, देन उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है ना, हमें कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है, तो वो कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है तो वहां पे यूपीएससी ब्लफ करती है। ठीक है, राइट को रॉन्ग कर देती है, रॉन्ग को राइट कर देते हैं। तो वो ब्लफ कैसे पकड़ना, मैं आपको वो सिखाऊंगा। मैं बेसिकली इसको ना ट्रिक्स नहीं बोलूंगा, ट्रिक्स अलग हो जाता है। ट्रिक्स में कैसे आपको अगर ये मिला, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वर्ड मिला, ओनली मिला, स्टेडीली इंक्रीजिंग, स्टेडीली डिक्रीजिंग, ये सारे वर्ड्स दिखे, तो आप बोलोगे अच्छा ये ट्रिक हो गई। तो मैं जो पढ़ाऊंगा ना, ये ट्रिक है, ठीक है, एंड ये लॉजिकल गेस है। इन दोनों के बीच की चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर वेन डायग्राम के बताने जाऊंगा। ट्रिक्स एंड लॉजिकल गेस, ठीक है। मतलब आपको वो स्टेटमेंट देख के पता लगना चाहिए गलत है या सही है, ओके। एंड देन नॉलेज कैसे अप्लाई करनी है, स्टेटमेंट को कैसे ब्लफ पकड़ना है, ये दो अगर आप बहुत अच्छे से करोगे ना, ठीक है, बहुत अच्छे से करोगे ना, आपका इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, फिर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ओके। और लिटरली मैं बिलीव करो कि मैंने जिन जिन एस्पेक्ट्स को सिखाया है ना, वो लिटरली बोलते हैं कि सर अभी हम जो क्वेश्चंस करते हैं ना, पहले क्या होता था कि क्वेश्चन देखता था मैं, क्वेश्चन के बाद मुझे लगता था अगर ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बट अभी क्या होता है कि सर हम जो क्वेश्चन देखते हैं ना, हमें बस क्वेश्चन देख के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ओके। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसमें 100% एक्यूरेसी मिलेगी, बट आपको इसमें 80% तो एक्यूरेसी जरूर मिलेगी, एंड 80% एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाती है, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, नॉलेज और लॉजिकल गेस प्लस ट्रिक्स को एक साथ अप्लाई करेंगे। 2023 के पेपर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजनिंग। अब असर्शन एंड रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है, पहले तो ये देखो, असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट दी रहती है, सेकंड स्टेटमेंट दी रहती है। आपको स्टेप वन क्या करना है असर्शन एंड रीजनिंग में? पहले देखना है कि ये स्टेटमेंट वन राइट है क्या, और सेकंड स्टेप करना है आपको स्टेटमेंट टू राइट है क्या। आपको देखना अगर आपका स्टेटमेंट वन या फिर स्टेटमेंट टू उसमें से एक भी फॉल्स होगा तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ओके, उसका इशू नहीं है। बट अगर आपके दोनों भी स्टेटमेंट राइट हो जाते हैं, देखो यहां पे अगर दोनों भी स्टेटमेंट राइट हो जाते हैं तो इधर आंसर ऑप्शन ए से रहेगा या फिर बी से रहेगा। अगर ऑप्शन ए गलत होगा, आपका स्टेटमेंट वन आपका गलत रहेगा, ठीक है, तो आप डायरेक्टली डी मार्क कर सकते हो, या फिर स्टेटमेंट टू गलत हो सकता है तो आप डायरेक्टली सी मार्क कर सकते हो, ओके। पर अगर आपके दोनों भी स्टेटमेंट सही है तो आपको क्या मिलेगा कि 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, दोनों स्टेटमेंट सही होने के बाद मैं देखूंगा कि जो ये स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू है उसके बीच में मैं बिकॉज लगाऊंगा, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट वन ऐसे है बिकॉज उसका ये आंसर ये है। अगर वो बिकॉज उसमें जच रहा है तो मेरा आंसर ऑप्शन वन इज राइट, अगर नहीं बच रहा है, नहीं जच रहा है, और वो दोनों इंडिपेंडेंट अपना सही है, तो मैं आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके। आई होप आपको समझा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट distributed to the investors is exempted from tax but the dividend is taxable। अब एक बात सोचो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इसमें ना गवर्नमेंट का कुछ ये है, ओके, ये मोस्टली प्राइवेट है, इन्वेस्टर की बात हो रही है। अगर इन्वेस्टर की बात हो रही है तो उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट क्यों करेंगे? पहले बात तो ठीक है, हम लोग जब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड देते हैं, 2022 का सवाल है, सेम क्वेश्चन आया था, उसमें भी ऐसे ही आया था कि इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में बात की थी उसमें, ठीक है, कि वो टैक्स से एग्जेम्प्ट करते हैं, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। उन्होंने सेम वे में क्वेश्चन पूछा है। तो अब कॉमन सेंस भी लगाओ कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वहां पे लोग अपना प्रॉफिट निकालने के लिए आते हैं, वो उससे लोग पैसे बनाते हैं,
तो वो टैक्स फ्री क्यों करेंगे? ये थोड़ी ना गोल्ड बॉन्ड है जिसके कारण देश को फायदा हो रहा है। ओके, इससे भी ऑब्वियसली देश का फायदा हो रहा है, बट वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ओके, देन यहां से मुझे पता चल रहा है कि मेरा स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स है, तो मैं स्टेटमेंट 2 को एफ लिख देता हूं, तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिल गया। मैं आंसर भी ऑप्शन सी, बट मैं सेकंड स्टेटमेंट भी देखता हूं। इन्वेस्टमेंट आईवीटीज आर रिकॉग्नाइज एज बोरोवर अंडर द स्क्रूटिनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2002। ठीक है, देखो ये भी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बट मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग है। अगर स्टेटमेंट 1 मेरी रॉन्ग है तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 2 मेरी राइट होनी ही चाहिए। सो माय आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन सी ने मैं ऑप्शन डी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, स्टेटमेंट 1, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यहां पे मैं और एक चीज आपको बताऊंगा। ओके, एक होती है जनरल स्टेटमेंट, एक होती है एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ओके, और एक होती है जनरल होगी, एक्सट्रीम होती है फैक्चुअल एंड डेटा। ओके, फैक्चुअल एंड डेटा जो होती है मोस्टली रॉन्ग होती है। जनरल स्टेटमेंट ऑलवेज लाइक अगर 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से 9 क्वेश्चन में स्टेटमेंट वो राइट होगी, एंड एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी रॉन्ग होती है। मैं आपको बताऊंगा कि तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं धीरे धीरे आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखो, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द बोला है मतलब 100 कुछ चीजें हैं उसमें से एक, 10 कुछ चीजें हैं उसमें से एक। अब ये हो गई एक जनरल, इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा नहीं है और ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है कि इसका यही होगा। ओके, तो ये क्या हो गई, दिस इज माई जनरल स्टेटमेंट। तो क्या बोला है, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्यों, कार्बन मार्केट है, तो दिस इज माई ट्रू स्टेटमेंट। स्टेप 1 हो गया असर्शन रीजनिंग के लिए। अब स्टेटमेंट 2, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। सही बात है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। प्राइवेट सेक्टर से स्टेट को कार्बन आते हैं रिसोर्सेज। अब ये कैसे आते हैं, अब ये समझो, एक कार्बन मार्केट क्या होता है, आई होप अपने एनवायरमेंट में पढ़ा रहेगा। ओके, क्लाइमेट चेंज के अंडर। ओके, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशंस को सब तब कराती है। अब देखो, कार्बन मार्केट जब आएगा तो उससे स्टेट को ही फायदा होगा ना। इसमें ना कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर ओनली रिसोर्सेज, ओनली मनी, ओनली टेक्नोलॉजी, ये नहीं बोला है, कि बोला है रिसोर्सेज। अब एंड देन रिसोर्सेज कैन बी ऑफ मेनी टाइप, रिसोर्सेज एक ही टाइप की नहीं होते ना। तो ये भी जनरल स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो ट्रू। आगे बढ़ते हैं, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। तो जैसे मैंने कहा था, अब मेरे दोनों भी स्टेटमेंट राइट है। ओके, अब मेरे दोनों भी स्टेटमेंट राइट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बीच में बिकॉज लगाऊंगा। अगर दोनों के बीच में वो बिकॉज जज गया तो माय आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब बिकॉज लगा के मैं दोनों को पढ़ूंगा। कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल in the fight of the climate change because carbon market transfer resources from the state private government to the state। सही है, इसमें क्या गलत है, ये हो सकता है ना, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। यहां पे अगर एब्सोल्यूट होता देन इट कैन नॉट बी वन ऑफ द रीजन, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आपकी ट्रू होनी ही चाहिए 100%। सर दिस कैन बी अ जनरल, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट एंड दोनों के बीच में जा रहा है बिकॉज देन माय ऑप्शन विल बी आंसर ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बने रहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो, अब क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन काफी बेसिक होते हैं। बेसिक मतलब आपको डायरेक्टली आ जाएंगे, ये फाउंडेशन के बेस पे होते हैं, फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन के बेस पे होते हैं वो क्वेश्चंस। अब वो तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि वो गलत नहीं जाने चाहिए। ओके, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ओके, आपको पता होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन इज अ पार्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, जब मार्केट में पैसे बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं। समझो मार्केट में पैसे बढ़ गए तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी बेच देती है और मार्केट से मनी सक कर लेती है, तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलेंगे। या फिर अगर मार्केट में पैसे कम होंगे तो वो क्या करेंगे, उनके पास जो सिक्योरिटी है, ओके, वो बेचेंगी वो सिक्योरिटी। ठीक है, वो जब जो लोगों के पास सिक्योरिटीज है वो आरबीआई खरीदेगी, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसे आ जाएंगे। तो ये हो गया पार्ट ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। ओके, अब देखो, ये स्टेरिलाइजेशन पार्ट ऑफ द मनी मार्केट है। ओके, बैंकिंग से रिलेटेड। रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ एनबीएफसी ये नहीं है।
डेप्थ एंड कैश मैनेजमेंट ऑफ फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। ओवरनाइट ऑफ सेटलमेंट एंड ऑफ पेमेंट सिस्टम, ओवरनाइट ऑफ सेटलमेंट ये नहीं, ये रेपो से रिलेटेड वगैरह हो जाता है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नाउ दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट। अगेन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मैं बताते जाऊंगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है या फिर टफ, मीडियम या फिर टफ क्वेश्चन है, उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि हमें ये आता है या नहीं है। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत सही चल रही है, आप ये समझो। अब बेसिक में कैसे, मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। ओके, अब इसमें जैसे पिछले बार 2022 में कॉल मनी और इसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड, ये जो क्वेश्चंस है ना इंस्ट्रूमेंट ये आ रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट है और मनी मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, दिस इज अ कैपिटल मार्केट। ओके, कॉल मनी ऑब्वियसली ये क्या है, लेस देन 1 ईयर है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी माय, क्या पूछा है, कैपिटल मार्केट, तो ये मनी मार्केट से रिलेटेड है, ये हटेगा, ये आ जाएगा। ट्रेजरी बिल, अगेन ट्रेजरी बिल 2019 में भी आया था क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेजरी बिल्स क्या है। देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ऐसा कुछ है नहीं कुछ अलग से पूछ रहा है। तो ट्रेजरी बिल लेस देन 1 ईयर, तो ट्रेजरी बिल ऑल्सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी हट गया। एंड देन स्टॉक मार्केट, यस स्टॉक मार्केट भी मोर देन 1 ईयर के लिए हो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन माय आंसर विल बी ओनली 2। काफी सिंपल था, काफी बेसिक था। देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे ना वो बेसिक होंगे, वो नॉलेज से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, समझो कि आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस है ना सॉल्व करने में काफी इजी होते हैं। इसके ना 2-3 ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपका जो भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, वो पहले तो शॉर्ट होगा और क्रिस्प रहेगा, क्रिस्प एंड शॉर्ट, ठीक है। समझो कि यूपीएससी ऐसे ऑप्शंस कैसे बिठाते हैं। सबसे पहले तो वो करेक्ट ऑप्शन बिट लगाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन के बाद उससे मिलते जुलता जो ऑप्शन रखेंगे वो वहां पे बताएंगे, और वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई यही ऑप्शन है, इसको भाग करो। बट आपको पता होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसका जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली यूपीएससी ने कॉपी किया रहेगा स्टेटमेंट, तो वो काफी घुमा घुमा के नहीं रहेगा, वो शॉर्ट एंड क्रिस्प डायरेक्टली टू द पॉइंट रहेगा। ओके, और ये जो वर्ड्स है ना, उसके वर्ड से आपको पता लगना चाहिए। जब आप वो कंपेयर करोगे ना दोनों, तो उसका ना ये जो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड वो झलकेगा उसमें से, उस ऑप्शंस में से, ठीक है। मैं बता रहा हूं, ये जो है ना, ये ट्रिक नहीं बोल सकते, ये लॉजिकल गेस बोलेंगे, और एक कला है। ये कला आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेटलमेंट ऑफ देखो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, मतलब बता रहा है कि स्मॉल फार्मर है और उसके बाद लार्ज फील्ड है, ऐसा कुछ तो मुझे डिस्क्राइब हो रहा है। सेटलमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू द वॉर बाय गिविंग देम अ लार्ज कल्टिवेटेड लैंड विच दे कल्टिवेटेड कलेक्टिवली एंड शेयर देयर प्रोड्यूस। ठीक है, ये सेकंड तो ठीक है, बट ये महाभारत की ये क्यों जरूरत है, ठीक है। और ये मुझे पता है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अगर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा तो मोस्टली इंडिया से रिलेटेड रहेगा, तो ये तो नहीं है। मेनी मार्जिनल फार्मर्स in an area organize themselves into group and synchronize and harmonize selected agriculture operations। देखो सबसे पहले तो many marginal farmers क्या होते हैं, उसके बाद लेस देन 2.5 हेक्टर की जमीन होती है, तो यहां पे स्मॉल फार्मर्स के डेफिनेशन बेटर है। एंड लार्ज फील्ड, ठीक है, सिलेक्टेड एग्रीकल्चर एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप में आके वो सिंक्रोनाइज करते हैं और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को पार पाड़ते हैं, तो दिस कैन बी माई ऑप्शन, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूं। उसके बाद देखो मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सर्डन देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम विच कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स अ पेमेंट ऑफ एग्रीड। ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये तो इससे बात हो रही है। और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट विंट्रैक्ट की बात हो रही है ना, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट की बात झलकती, जो हमारा स्टेटमेंट होता है ना क्वेश्चन वाला, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट की बात झलकती। देखो ऑप्शन डी, अ कंपनी एक्सटेंडेड लोन टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू अ नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन द एरिया सो दे कैन प्रोड्यूस देयर एग्रीकल्चर कमोडिटी रिक्वायर्ड विद द कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन। देखो पेप्सिको की ये याद है, पेप्सिको ने फार्मर के ऊपर केस कर दिया था पोटैटो के ऊपर कि ये हमारे पोटैटो यूज कर रहे हैं, इनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट की फार्मिंग का यही एक पार्ट है। अब देखो
मैंने क्या बोला था, एक तो शॉर्ट होगा और टू द पॉइंट होगा, तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस एमएसपी फॉर नाइजर्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट अभी जैसे एमएसपी बहुत न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो 22 क्रॉप्स है, 22 क्रॉप्स है उनके ऊपर एमएसपी लग रही है, वो आपको पता होना चाहिए, और नाइजर इज वन ऑफ देम। तो ये स्टेटमेंट तो काफी सिंपल है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स के साथ साथ मैं नॉलेज भी यहां पे अप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज के बिना आप ट्रिक्स अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, और लॉजिकल गेस ले ही नहीं सकते। तो आपको बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और मैं वही चीजें बोलूंगा जो कि बेसिक है। उसके बाद सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूजेस नाइजर ऑयल। देखो सम ट्राइबल पीपल, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। ओके, सम आ गया ना, वहां पे जनरल स्टेटमेंट आ जाएगी, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। अब हो गया, नन निकल गया, ओके, एंड ऑप्शन 1 निकल गया। अब बी एंड सी। अब नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। अब नाइजर आपको पता होना चाहिए कि खरीफ या फिर ये राबी क्रॉप। अब देखो इसमें ना एक ये हो जाता है, अगर यहाँ पे कैन हो जाता ना, कैन, नाइजर कैन बी कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, तो मैं बोलता आंख बंद करके आप इसको ट्रू मार्क करो। क्यों? क्योंकि कैन में एक पॉसिबिलिटी आ जाती है। इफ कैन में पॉसिबिलिटी आ जाती है तो पॉसिबिलिटी सही होना बहुत चांसेस होते हैं। ओके, बट इसका आंसर ऑल 3 है, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। ओके, अगर आप 2 भी लगा के आते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यार इतनी मिस्टेक तो चलती है। ओके, आप ऐसे मैंने क्या बोला था, एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये जब फॉलो करोगे ना तो 80% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following investment in the following consider the investment in the following assets: brand recognition, inventory, intellectual property right, mailing list of clients. How many above are considered of the intangible investment? देखो आपको ना अभी पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल गुड्स क्या हो, इंटेंजिबल चीजें क्या होती है, और टेंजिबल क्या होता है। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है ना, जैसे कि एक आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट होते हैं विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। मतलब कि आपको मैं ऐसा समझाऊंगा, इंटेंजिबल वो होता है जिसको आप छू नहीं सकते, बट वो होता है। टेंजिबल मतलब आप उसको छू सकते हो। ओके, जैसे प्यार, प्यार आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते, बट वो प्यार वहां पे होता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटेंजिबल। ओके, कि जैसे कि समझो कि ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड रिकग्निशन को आप कैसे छू सकते हो मुझे ये बताओ। ब्रांड रिकग्निशन को आप छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते, तो इसका आपका आंसर ब्रांड रिकग्निशन हो गया। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी ऑब्वियसली अगर कुछ गुड्स रहेंगे तो आप उसको छू सकते हो क्योंकि इन्वेंटरी है, तो ये नहीं आएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे छू सकते हो बताओ मुझे, पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब ये बंदा बहुत होशियार है, इसमें ये स्किल है, ठीक है, या फिर इसके दिमाग में ये चलता रहता है, उसको आप कैसे छूओगे? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ये है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। देन मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, आप बोलोगे कि सर लिस्ट, ये तो लिस्ट हो गई, लिस्ट तो छू सकते हैं। अरे तो छू सकते हो तो देन वो पेपर हो गया ना, पेपर को छू सकते हो आप, बट पेपर पे जो लिखा हुआ है वो तो नहीं छू सकते ना आप, वो तो मेलिंग लिस्ट है, वो भाई उसका जो आपके ऊपर जो फायदा होगा वो अलग होगा, उसको आप छू नहीं सकते। देन स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो राइट, देन माई आंसर विल बी ऑप्शन ऑल 3। ठीक है, बस बेसिक कॉमन सेंस से मैंने निकाला कि मुझे बस इतना पता था इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जैसे कि 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्या था सॉरी का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल ऐसा कुछ तो था, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा कुछ तो था। तो वो सारी चीजें कि उसके ऊपर, तो वो भी यहीं पे ऐसे होता है कि वो चीज आप छू नहीं सकते, बट वो होती है वहां पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवॉल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज हाउ मेनी ऑफ द अबव एज अ क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। बेसिक क्वेश्चन, 15th फाइनेंस कमीशन तब बसी हुई थी, उसने हॉरिजॉन्टल इसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए थे कि जैसे कि पॉपुलेशन के लिए कितना दिया था, पॉपुलेशन के लिए 15%, एरिया के लिए आपको कितना दिया था, एरिया के लिए दिया था 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए दिया था 10%, इनकम डिस्टेंस के लिए उसको उन्होंने दिया था 45%, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स के लिए उन्होंने दिया था 2.5% एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए दिया था 12.5%। ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि कितना परसेंट दे रखा है, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है। अगर आपको नहीं पता फिर भी हम लोग कुछ देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन से कुछ एलिमिनेट करने को पॉसिबल हो रहा है या नहीं।
ओके, ये काफी बेसिक था, ये करंट अफेयर में आप कवर कर लेते हैं। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, अब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ओके मुझे नहीं पता। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, यस गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के ऊपर कितना ये करती है, पैसा खर्च करती है और कितना इंपॉर्टेंट है फिलहाल फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। अब देखो इसके बाद स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट तो ये कभी सुना ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट खुद को ही क्रिटिसाइज करेगी क्या कि ये स्टेबल गवर्नमेंट होने चाहिए, वन ऑफ द क्राइटेरिया, और वो भी हॉरिजॉन्टल परफॉर्मेंस के लिए। अगर ये समझो, अगर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहां पे बजट पास नहीं होगा? होगा ना, जरूर होगा, मैटर नहीं करता वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं है, बजट तो उनका पास होगा, तो स्टेबल गवर्नमेंट तो हट गया। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, यस दिस इज ट्रू, टैक्स और फिस्कल एफर्ट्स ये क्या होगा, ये गवर्नमेंट के लिए होगा ना, तो ऑप्शन 4 चला गया, ऑल 5 चला गया, ठीक है, सॉरी ऑप्शन 2 चला गया, ठीक है, एंड ऑप्शन अब बी एंड सी में कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नेंस रिफॉर्म, अगर आपको पता नहीं है तो आप ये मार के आ जाओगे, बट आपको ये नहीं मारना चाहिए क्योंकि दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन और ये डायरेक्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ था। जो बंदा सीरियस पढ़ाई करता है ना, ये क्वेश्चन वो मार्क करके आया होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लॉजिक से निकलेगा, ये टॉपिक किसने नहीं पढ़ा है बट ये लॉजिक से निकालेंगे, देखो कैसे। कंसीडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट सेक्टर, फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, हाउ मेनी of the above does UNOPS sustainable investment in infrastructure and innovation initiative focus for their investment। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको ये बहुत सोच समझ के लिटरली इसको समझना है, इसको समझ के आपको आंसर मिलेगा। ये जो है ना इसको कभी नहीं छोड़ना, इसके ऊपर कभी डायरेक्टली नहीं आना, पहले ये जो है ना इसको बहुत अच्छे से समझो। तो यहां पे क्या बोला है, यूनॉप्स का कुछ है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के और इनोवेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ हेल्थ केयर की जरूरत है, यस हेल्थ केयर की जरूरत है, अगर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन है तो हेल्थ केयर की जरूरत है और यूएन करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात होती रहती है। अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर सिर्फ हाउसिंग होता तो मैं बोलता कि गलत हो जाता है, बट उन्होंने क्या लगाया, अफोर्डेबल हाउसिंग, यस अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत है। अब देखो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, भाई इसकी क्या जरूरत है, वो भी मास, वो भी रैपिड और ट्रांसपोर्ट, दिस कैन बी वेट ना, ये वेट कर सकता है, दिस इज नॉट दी क्या बोलते हैं नेसेसरी है, ये नेसेसिटी नहीं है, तो मैं आंसर विल बी ओनली 3। ओके सिंपल था ये क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, अभी थोड़े से फटाफट तेज जाएंगे हम लोग, आपको आइडिया लगी होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 द मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज विच इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट्स एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ टू 25 करोड़। ओके सबसे पहले तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप एमएसएमई करते हो, अब एमएसएमई करते हो तो माइक्रो के लिए कितनी होती है, स्मॉल के लिए कितनी होती है, मीडियम के लिए कितनी होती है, अगर आप नहीं करते, ओके तो अगर आप नहीं करते तो इसका क्या मतलब है, ये हो गया फैक्ट के बीच में, ठीक है, डेटा के बीच में। अगर आपको नहीं पता, देखो 2 चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा, अब उसके ऊपर बहुत अच्छे से गौर फरमाइए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि ये स्टेटमेंट राइट है या नहीं, अगर एक फैक्चुअल स्टेटमेंट या फिर एक डेटाबेस स्टेटमेंट आ गई, अगर आपको नहीं पता ये राइट है या नहीं, तो आप उसको डायरेक्टली रॉन्ग मार्क करके आओगे। अगर आप 100% श्योर हो कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट राइट है तो ही आपको उसको राइट करोगे, नहीं तो पकड़ के चलोगे दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये नहीं पता तो मैं रॉन्ग कर रहा हूं, अगर आपको पता रहती फिर भी आप रॉन्ग करके आते क्योंकि ये आंसर ये फिगर नहीं है। देन ऑल बैंक लोन टू द एमएसएमई एंटरप्राइज क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपको पता होगी, उसके अंडर आता है एमएसएमई की लोन्स, बट यहां पे कैच क्या है, यहां पे कैच है ऑल बैंक लोन्स, ऑल बैंक लोन इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने कुछ चीजें बताई थी, कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट होगी एंड कुछ जनरल स्टेटमेंट होगी, तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट का पार्ट है, क्यों, क्योंकि यहां पे ऑल आता, या फिर यहां पर समझो कि अभी ऐसा था मैनी बैंक लोन्स या फिर सम बैंक लोन्स, देन स्टेटमेंट राइट हो जाती, क्योंकि ये फिर स्टेटमेंट जनरल हो जाती, मतलब 100 में कुछ 10% का हिस्सा या फिर 100 में 1% का हिस्सा भी स्टेटमेंट राइट होती तो राइट होती, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अब क्या स्टेटमेंट है, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल
टू मेक पेमेंट इट इज पॉसिबल, देखो गौर फरमाओ, इट इज पॉसिबल टू मेक डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर एंड स्विफ्ट स्टेटमेंट। क्या बोला है? इट इज पॉसिबल। पॉसिबल एक पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो वेन एवर देर इज अ पॉसिबिलिटी, वेन एवर दे यूज पॉसिबल एंड कैन, तो एक पॉसिबिलिटी आ जाती है, दो स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू, क्योंकि यहां पे एक पॉसिबिलिटी आ गई है। अ डिजिटल स्टेटमेंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बोला है क्या? ठीक है, कैन ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैन ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड बोला है क्या? नहीं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ये क्या हो गया? कैन बी विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू इन सच टाइम फ्रेम टू स्पेंडिंग इट। देखो कैन बोला है ना, एक पॉसिबिलिटी आ गई, देन पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज ट्रू, माय आंसर विल बी ऑप्शन सी। मुझे पता नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं डिजिटल करेंसी के बारे में, बट इससे ही आपका हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन इज लिटिल बिट टफ क्वेश्चन, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगता। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे लॉजिक नहीं लगेंगे, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ओके, मैं आपको बताऊंगा, इसका आंसर डी होगा। आई विल बी टोटली ऑनेस्ट विथ यू, अगर मैं नहीं बोलूंगा कि ये करोगे तो एब्सोल्युटली सब राइट आ जाएंगे, बट आप ये करोगे ना, इससे आपकी एक्यूरेसी तो पक्का बढ़ेगी। ओके, जस्ट गिव मी अ 30 सेकेंड ब्रेक, मैं पानी पी लेता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एसएजीस के बारे में दे रखा है। क्या लिखा है? द एसएजीस प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग। अच्छा ठीक है, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, ओरिजिनली इनिशिएटेड या फिर फर्स्ट टाइम यहां पे यूज हो गया है या फिर इसका इनिशिएटिव ये है, ये आएंगे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं पता कि फैक्चुअल स्टेटमेंट वो फैक्ट राइट है या रॉन्ग है, तो आप उसको रॉन्ग करके आओगे। और अगर आपको पता है कि ये जो है ग्रामीण बैंक से बांग्लादेश में स्टार्ट हो रखा है एसएचजी, तो फिर भी उसको रॉन्ग करके आओगे। ओके, तो माय दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्यों ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, क्योंकि ओरिजिनली इनिशिएटेड बोला है। अगर यह ओरिजिनली हटा देते और बोलते इनिशिएटेड तो फिर अलग बात होती, ठीक है, बट आपको यह भी पता होना चाहिए इंडिया में यह नाबार्ड ने कर रखा है। ये एक फैक्ट है, अगर आप एसएचजी मेंस में करते तो आपको आइडिया रहता। ओके चलो अब देखो नेक्स्ट, द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजी। अब देखो ये जनरल स्टेटमेंट हो गई, सपोर्ट बोला है। अगर समझो आप प्रिपरेशन कर रहे हो और मैं आपको बोलूं कि बेटा अच्छे से प्रिपरेशन करो, कोई बात नहीं आपका हो जाएगा, तो मैंने सपोर्ट दे दिया ना, मैंने कुछ स्पेसिफिक सपोर्ट दे दिया, कुछ मॉनिटरी बोला है यहां पे, बस उन्होंने बोला कि सपोर्ट बोला है। ओके, देन दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। देखो अब बोलोगे कि सर यहां पे ऑल आ गया, सही बात है, अगर यहां पे ऑल आएगा तो आप इसको कैंसिल करके आ जाओगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग भी हो सकती है, मैटर नहीं करता, ये रॉन्ग हो सकती है, आप रॉन्ग करके आ जाओगे, उसका कोई आप दुख मत पालो, क्योंकि यहां पे ऑल स्टेटमेंट बोला है। देखो क्या होता है ना, पूरे पेपर में अगर कितने 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन में ऑल ऐसा आता रहेगा ना, उसमें से 9 क्वेश्चंस जो है ना, वो अगर आप ऑल रॉन्ग करके आ जाओगे ना, तो स्टेटमेंट आपके राइट आ जाएगी। ठीक है, एक हाथ स्टेटमेंट ऐसे होती है कि वो राइट हो सकती है। ओके, बट अगर आपको एसएचजी का बेसिक भी पता है कि एसएचजी होता क्या है, तो आप इसीलिए ये भी करके आ जाते हैं, तो इसका आंसर इज ओनली 1। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? असर्शन एंड रीजनिंग। इंडिया पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहैबिलिटिव केयर। सिंपल स्टेटमेंट है, काफी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, कुछ बोला नहीं है एक्सट्रीम। लार्जली फोकस है ऑन क्यूरेटिव केयर, जो कि होता है, एंड लिमिटेड बोला है ना, बोला है क्या कि 80% फोकस इज ऑन दिस एंड 24% फोकस इज इन दिस, तो ये हो गया डेटा में, डेटा इज ऑलवेज रॉन्ग, बट यहां पे कुछ बोला है क्या? लार्जली बोला और लिमिटेड बोला है, तो एक रेंज आ जाती है। तो लिमिटेड में क्या हो जाता है? लिमिटेड में 30% भी हो सकता है, लिमिटेड में 20% भी हो सकता है, लिमिटेड में 10% भी हो सकता है, यू डोंट नो। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, states are primarily responsible for organizing health services.
दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे हेल्थ, ठीक है, हेल्थ कौन ज़्यादा देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखती है, क्योंकि पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहाँ किसके अंडर आते हैं? स्टेट के अंडर ही आते हैं, ठीक है। अतः दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ओके। और इंडिया डिसेंट्रलाइज अप्रोच के बारे में बोला है। अगर डिसेंट्रलाइज अप्रोच के बारे में बोला है तो नीचे से ऊपर जाएगा, और नीचे सबसे कौन होता है? स्टेट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी, ओके ओके। तो ये हो गया स्टेट्स। अब इसको थोड़ा और ध्यान से देखो, क्या लिखा है इसमें। तो मेरा दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो मैंने ऑप्शन डी हटा दिया एंड ऑप्शन सी हटा दिया। अब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, अब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी देखोगे। अब देखो मैंने क्या बोला था, बीच में बिकॉज लगा लो। अगर बिकॉज लगा लिया और वो सेट हो गया तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब देखो बिकॉज लगा के, इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर बिकॉज under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health services. अब ये क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लेके जा रहे हो तो क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये इंडिया का ये ऐसा ऐसा है क्योंकि ये स्टेट के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता फिर भी तो ऐसे ही होता ना। तो स्टेट को क्रिटिसाइज कर रहा है, एंड क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कैन नेवर बी रॉन्ग, कैन नेवर बी राइट, ओके। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली दोनों राइट है, बट ये असर्शन एंड रीजनिंग में नहीं जाती, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अब देखो क्या बोला है, वन ऑफ द, मतलब 10 है उसमें से एक स्विट्जरलैंड है। उन्होंने स्विट्जरलैंड को बोला है क्या ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ही है? अगर ऐसा बोलता तो दैट विल बी अ फैक्चुअल क्वेश्चन, बट उन्होंने क्या बोला, वन ऑफ द बोला है। Then this is a general statement. My answer is true. The statement is true. Switzerland has the second largest gold reserve in the world. ये आ गया ना फैक्ट, ये आ गया फैक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ही स्विट्जरलैंड है, तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट आ गई। एंड मुझे अगर वैल्यू आंसर पता नहीं है, मैं फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स, माई आंसर विल बी डायरेक्टली मुझे आंसर मिल जाएगा क्या? आंसर सी, ऑप्शन सी विल बी माई आंसर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये अभी खत्म होने को आ गया है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन लॉन्चेज द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। दिस कैन बी ट्रू और फॉल्स, आई डोंट नो। तो मुझे नहीं पता ये इसके बारे में, मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है अगर दोनों मेरी स्टेटमेंट सही रहेगी, ठीक है, अगर मेरी दोनों स्टेटमेंट सही रहेगी तो मुझे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन ए और बी। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट देखता हूँ। द यूएसए एंड ईयू claim that through this they are trying to bring the technological progress and physical productivity under their control, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बाइपोलर वर्ल्ड है, दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड में कोई अपने कंट्रोल कुछ रखने का नहीं देखेगा, क्यों? क्योंकि ये अभी किसी को हजम नहीं होगा कि भाई इसके ऊपर इसका कंट्रोल है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 2 के वजह से मेरा एक फैक्ट क्या बच जाता है कि यस यूएस एंड यू ने वो स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने बोला है यूरोपियन यूनियन यू ने स्टार्ट कर रखा है, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इसका एप्लीकेशन बेस्ड की वजह से मुझे लग रहा है कि स्टेटमेंट 2 की वजह से मेरा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसका ये हो गया है। बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्यों? उन्होंने बोला है कि वो डायरेक्टली उनके अंडर कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करे, तो ये मेरी फॉल्स है। अगर कॉमन सेंस लगाओ ना कि भाई किसको चाहिए कि किसी के कंट्रोल में कुछ रहेगा, नहीं ना। तो माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ये सी, ओके। सिंपल था। अगेन अब देखो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया अकाउंट 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आ गया ये फैक्ट अगेन, मुझे नहीं पता कितने का है, तो माय फैक्ट इज ऑलवेज रॉन्ग, तो मेरा डायरेक्टली आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। और नहीं पता तो देखो मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज, बोला है 10% बोला है, कंपनी का कुछ दिया है, फिगर डेटा कुछ दिया है, नहीं ना। तो सिर्फ मेनी और सम बोला है, मेनी एंड सम इज अ जनरल स्टेटमेंट, दिस कैन बी अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। ये हो गया जनरल स्टेटमेंट, ओके। अब देखो हमने यहाँ पे नियर अबाउट कितने 15 to 18 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, और उसमें से हार्डली 2 क्वेश्चन जो थे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, मतलब वो रॉन्ग होते अगर हम लोग हमारे लॉजिक से और अगर हमारे इसके नॉलेज के बेसिस पे करते तो, ठीक है। मे बी नॉलेज के बेसिस पे वो राइट भी हो जाते हैं, बट ऐसे लॉजिकल गेस के लिए वो नहीं, ओके। तो ये हो गया 2023 का पेपर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं आप 2022 का पेपर, ठीक है। 2022 का पेपर देखेंगे अभी, आगे बढ़ते हैं।
यस 2022, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, बच्चे क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट को ये भूल जाते हैं। अब देखा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और यहां पे ढूंढने लगेंगे भाई क्या है, अरे भाई आगे की तो चीजें पढ़ो ना, क्या बोला है, रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग, यही तो बात है, यही तो इंपॉर्टेंट है, ये लेंडिंग दे रहा है। अब देखो क्या बोला, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव। आप बोलोगे कि यार ये एनवायरमेंट से रिलेटेड होता तो यहां पे कुछ एनवायरमेंट की टर्म आती, तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। अगर ये वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड होता, वर्ल्ड बैंक क्या करता है मुझे ये बताओ आप। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है वर्ल्ड बैंक मोस्टली डेवलपमेंटल रिलेटेड चीज़ें करता है, डेवलपमेंटल रिलेटेड, और वो काफ़ी सस्ते में लोन दे देता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक भी नहीं है। अब आगे मेरा एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड IMF। अब ये देखो, ठीक है, ये क्या हो गई, दिस इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव, ये भी एक ग्लोबल है, ये भी एक ग्लोबल है, इसमें लिमिटेड लोग हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ABD, ये हो सकता है, बट अगर दोनों में से आपको कोई गैस लेना है ना, आपको IMF पे गैस लेना चाहिए। अगर समझो कुछ होता, अगर WTO होता और ट्रेड से रिलेटेड होता, ऑब्वियसली आप WTO को गैस लेते हैं, सही बात है। तो UPSC क्या करता है, यही चीजें करता है कि आपको ना चारों, जैसे 4 डायरेक्शन होती है ना, चारों डायरेक्शन में ऑप्शन देगा, और ऑप्शन के बाद आपको अगर बेसिक आइडिया भी रहेगी ना, आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर विल बी B। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, मैंने ना आपको एक चीज नहीं बताई। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस आते हैं और उसमें 3 स्टेटमेंट होते हैं, तो उसमें ना ऑल 3 एंड नन, ये जो स्टेटमेंट होंगे ना वो हार्डली राइट होंगे। हार्डली मतलब 9 में से हार्डली 10 में से हार्डली एक बार वो ऑल 3 और नन राइट होंगे। बट अगर यही स्टेटमेंट अगर वो एनवायरमेंट या फिर साइंस से रिलेटेड होगा तो ऑल 3 राइट हो सकते हैं। ओके, तो इसका एब्सोल्यूट टर्म में मत लो, इसको स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इसको जज करेंगे। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द नियर इंडिकेट एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अब देखो, अब मुझे इतना पता होता कि रीर इज इक्वल टू नीर माइनस इन्फ्लेशन। क्या होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मतलब एक बास्केट होता है, वो बास्केट में कुछ गुड्स होते हैं, और वो बास्केट में मेरे जो पैसे रुपी से कितने में खरीद सकता हूं, ठीक है, कितने पैसे लगेंगे, और उसी को मुझे डॉलर में खरीदने में कितने पैसे लगेंगे, ये होता है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब देखो, एंड इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, अब ये देखो, नीर, अगर नीर बढ़ेगा तो रीर कम होगा, ये तो नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है। अगर आपको एक कंडीशन पता है तो आपको लगेगा कि अच्छा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टोटली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड इंक्रीज इन ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिवली टू इन्फ्लेशन इन अदर इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। क्या बोला, लाइकली बोला है, लाइकली इज अ वेरी जनरल टर्म। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लाइकली बोला है ना कि हो सकता है, ये होने के चांसेस है, तो होने के चांसेस है, बोला कि होता ही है करके, नहीं बोला ऐसे। अब देखो, अब मुझे पता है कि मेरा 1 2 3 तो नहीं रहेगा एंड मेरा 3 इज देयर, तो अब मुझे देखना है कि ऑप्शन नंबर आइदर मेरा 2 गलत है या फिर 1 गलत है। अगर मुझे देखूंगा मैं, इंक्रीज इन नीर इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। इंक्रीज इन नीर मतलब क्या, मेरा नीर बढ़ रहा है। ठीक है, नीड बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, मेरे पैसे की जो कीमत है वो बढ़ रही है। ठीक है, मतलब क्या होगा, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, वही चीज जो है आपको डॉलर में और रुपीज में कितने की मिलेगी। अगर मेरा नीर बढ़ गया तो मेरा रुपी की प्राइस बढ़ गई, मतलब मेरा रुपी अप्रिसिएट हो गया, तो ऑब्वियसली ये मेरा ट्रू हो सकता है। होल्ड पे रखो। एंड इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एन इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटेंस। इकोनॉमी 101 बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, अगर मेरे रुपी अप्रिशिएट हो रहा है तो मेरा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा या घटेगा। अगर समझो कि मेरा रुपी, ठीक है, 10 रुपये में मुझे 5 केले आते थे, ठीक है, अगर मेरा रुपी बढ़ गया तो ऑब्वियसली रुपी की वैल्यू बढ़ गया, मतलब मुझे अब क्या हो गया, मुझे 12 रुपये में 5 केले आ रहे हैं। ठीक, सॉरी इसको थोड़ा गलत मैंने बता दिया, यस नहीं नहीं सही था,
रुपी अप्रिसिएशन क्या हो गया, ठीक है, समझो कि अभी आपका रुपी है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ में आपको 10 के लिए आ रहे हैं, 10 बनाना। अगर आपका रुपी अप्रिशिएट हो गया, रुपी अप्रिशिएट हो गया तो आपको क्या हो गया, मतलब आपकी रुपी डॉलर से थोड़ा स्ट्रांग हो गया, तो 45 रुपीज़ में आपको 10 बनाना जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जहां पे आप पहले 50 रुपए कमा रहे थे, आप वहां पे 45 रुपीज़ कमा रहे हो। तो ऑब्वियसली फॉरेनर क्या देखेगा, फॉरेनर को वो चीज़ महंगी लगेगी ना, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, वो अप्रिशिएट की वजह से वो गलत हो जाएगा, और इससे क्या होगा, वो सस्ता भी होगा। ये सस्ता हो रहा है क्या, यस ये सस्ता हो रहा है। समझो, मुझे पहले 50 रुपीज़ में, ठीक है, 50 रुपीज़ में, ठीक है, ऐसे समझो, $1 की प्राइस 72 रुपीज़ थी, अब वही $1 की प्राइस 70 रुपीज़ हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, डॉलर मेरी प्राइस की रुपी अप्रिशिएट हो गया, तो ये क्या हो गया, मतलब क्या जो बाहर का बंदा है उसको हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, अगर वो एक्सपेंसिव हो जाएगा वो खरीदेगा नहीं, तो ये हो गया ना रुपी अप्रिसिएशन, तो मेरा ट्रेड कॉम्पिटिशन तो घटेगा ना, कैसे बढ़ेगा। सो माई आंसर विल बी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड माई आंसर विल बी ऑप्शन सी। Okay, now next to this, with reference to the Indian economy, consider the following statement. If the inflation is too high, RBI, Reserve Bank of India is likely to buy the government security. Basic question, समझो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया मतलब क्या, मार्केट में पैसे है, मार्केट में पैसे, इसके वजह से तो चीज़ें महंगी हो रही है। अगर मार्केट में पैसे हैं तो आरबीआई क्या करेगी, पैसा सक करने का कोशिश करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो मैंने कहा था। अगर मार्केट में पैसे, तो आरबीआई पैसे कैसे सक करेगी, अगर उसने बाय किया, समझो आरबीआई की सिक्योरिटी है, आरबीआई के पास पैसे है, समझो 50 रुपये, मार्केट के पास सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी बिल है ये, अगर आरबीआई ने इसे बाय किया तो आरबीआई इसको 50 रुपये देगा और ये सिक्योरिटी इसको दे दी, तो वहाँ और पैसे यहाँ पे आ गया ना, तो बाय क्यों करेगी आरबीआई, तो सेल करेगी, सेल करेगी, मतलब आरबीआई क्या करेगी, इसको सिक्योरिटी देगी और इसके पास से पैसा लेगी, तो बाय नहीं होगा, यहाँ पे सेल होगा। तो अगर सेल करोगे तो आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। ऑब्वियसली ये भी सही बात है, रुपी जो है डिप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, समझो कि मार्केट में डॉलर जो है वो कम है, उसके वजह से क्या हो रहा है ना, उसकी प्राइस बढ़ गई। अगर मार्केट में डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी प्राइस घटेगी, तो उसकी प्राइस घटेगी तो रुपी भी डिप्रिशिएट होना कम हो जाएगा, तो दिस विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। और ये यहाँ पे देखो लाइकली टू इंड्यूस, तो लाइकली टू इंड्यूस तो आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि इट इज अ जनरल स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पैरिस क्लब। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आप इसको रॉन्ग करके आ जाओगे, बट आपका इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको रॉन्ग करके आ जाओ आप, क्योंकि आपके बेसिस नहीं हिलने चाहिए। 10 में से 2 स्टेटमेंट गलत हो सकती है, बट आपके राइट 8 स्टेटमेंट राइट आ गया, आप वो नाइम नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है, बट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इट इज इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज अनसस्टेनेबल डेथ। इट इज इनिशिएटिव टू कंट्रोल, यही बोला है ना, विच इज अ जनरल स्टेटमेंट, बट कोई बात नहीं, आप इसको बी मार्क करके आते, आपके रॉन्ग होता है क्योंकि आंसर सही है, सी है, ठीक है, बट स्टेटमेंट 1 इज फैक्चुअल, तो ऑब्वियसली आप उसको रॉन्ग ही मार्क करके आओ। अगर रॉन्ग मार्क के आ गए और आपका गलत हो गया तो आपको इसका कोई इशू नहीं है। ओके चलो, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन बॉन्ड्स रेट्स ऑन, क्या लिखा है, ऑन इट बोरिंग बाय द वे ऑफ IIF। देखो कैन बोला है ना, देन दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू। IIF प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फॉर अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। सही बात है, इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन के बारे में तो बात कर रहा है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का हो क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा फिर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सही रहेगा, देन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द इंटरेस्ट रेट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन द IIF इज नॉन टैक्सेबल। चलो एक बात बताते हैं, इंटरेस्ट रिसीव एंड कैपिटल, चलो मैं मान भी लेता हूं कैपिटल पे नहीं लग सकता, टैक्स से एग्जिम्ट कर दिया, बट इंटरेस्ट पे तो करेंगे ना भाई, पहले से ही वो उनको कुछ ऑफर कर रहे हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के लिए, अब उसके बाद बोल रहे हो कि इंटरेस्ट पे भी पैसे मत दो, कैसे पॉसिबल है। बाय द वे फॉर योर नॉलेज ये दोनों भी टैक्सेबल है, ठीक है,
तो ये काफ़ी फिशी सी स्टेटमेंट थी, और यही IBTs के बारे में आई थी ना 2023 में, सेम स्टेटमेंट। अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते तो आप वो आराम से निकाल लेते। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द फॉरेन और ई कॉमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, अब देखो, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन द एडिशनल टू द ऑफरिंग द प्लेटफॉर्म एज अ मार्केट प्लेस। यहाँ पे आ गया कैन, तो बोलोगी सर आपने जब भी बोला है दे कैन सेल, देन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, देन पॉसिबिलिटी कैन बी ट्रू। ठीक है, तो ये आप करोगे, आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट टर्म में मैं देखूँ, देखो अगर ये काफ़ी है ना, ये ई कॉमर्स बिल आया था तब एक्ट हो गया था बेसिकली, तो ये बहुत न्यूज़ में था। अगर न्यूज़ में था आप ये पढ़ते, तो अगर आपको पढ़ता ये मार्केट प्लेस पे नहीं होता। ठीक है, ये मार्केट प्लेस पे नहीं होता, ये इन्वेंटरी बेस पे होता है। मार्केट प्लेस पे वो कुछ बेच नहीं सकते अपना। ओके, देन द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये नॉलेज बेस से होगी। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर आर लिमिटेड। अगेन लिमिटेड, देखो लिमिटेड बोला है, कुछ बोला नहीं 10% 15%। देन दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। माय आंसर विल बी ओनली 2। ओके, चलो नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। Which of the following activity consider a real sector in an economy? अब देखो, एक होता है रियल सेक्टर, एक होता है नॉमिनल सेक्टर। अब तुम्हें पता नहीं है क्या होता है रियल सेक्टर और नॉमिनल सेक्टर। अब दोनों को कंपेयर करो। फार्मर इन्वेस्टमेंट इन देयर क्रॉप, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फैब्रिक, कमर्शियल बैंकिंग लेंडिंग टू अ ट्रेडिंग बैंक, एंड देन कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड। अब ये देख रहा हो, ये दोनों भी फिनेंस से रिलेटेड है और ये दोनों भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, तो दोनों में अलग अलग है। तो अब आपको अगर इतना भी हिंट रहेगा, रियल सेक्टर आर दोज सेक्टर डील्स विद द प्रोडक्शन साइड एंड नॉमिनल सेक्टर आर दोज सेक्टर डील विद द फाइनेंशियल साइड। तो आप आराम से ऑप्शन ए लगा सकते थे, क्योंकि 1 and 2 आर अदर्स थिंग विच डील्स विद द प्रोडक्शन साइड एंड दिस डील्स विद दिस फाइनेंशियल साइड। अब अगली बार कभी आ जाएगा नॉमिनल सेक्टर, ठीक है, तो आप समझो कि वो फाइनेंस से रिलेटेड हो जाता है, और फाइनेंस से रिलेटेड हो जाता है तो इसका आंसर फाइनेंस से रिलेटेड होगा, रॉ मटेरियल से रिलेटेड नहीं होगा, प्रोडक्शन साइड से रिलेटेड नहीं होगा। अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू द इंडिया। ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, इसके बारे में मैंने क्या बोला था, शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, और वो जो क्वेश्चन है वो आंसर में झलकना चाहिए। ठीक है, एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टेड इन द फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्रीज ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रांसफर के बारे में बात किया, अभी तक नहीं, ट्रांसफर वगैरह कुछ झलक नहीं रहा, इसको ऐसे ही रख देते हैं। एंड फॉरेन कंपनी इन्वेस्टेड इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट बेस ऑफ प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी ट्रांसफर के बारे में नहीं बात करी है। एंड इंडियन कंपनी परचेज टैंजिबल एसेट इन अ फॉरेन कंट्री एंड सेल्स देयर एसेट आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीजेज एंड ट्रांसफर, ये तो नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही है। एंड फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव द सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन द इंडिया। देखो, अब तीनों में से मैंने क्या बोला, शॉर्ट होना चाहिए जो कि ये फुलफिल करता है, कुछ रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो कि ये फुलफिल करता है। अगर आप दोनों में से एक लगा के आते तो आपका आंसर नहीं होता, या आंसर विल आंसर डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक होता है कैपिटल मार्केट, सही बात है, और एक होता है रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि आपने पढ़ा रहेगा बजट में भी, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप एक ही बार में इन्वेस्ट करते हो और वो ओवर द टाइम आपको वो पैसे कमा के दे देता है, ठीक है। एंड रेवेन्यू इंस्पेक्ट, रेवेन्यू काफ़ी छोटा रहता है, लाइक एक साल के अंडर जो भी होता है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जस्ट न्यू टेक्नोलॉजी बोल रहा है ना, उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको जेसीबी मतलब क्या होता है, वो एक्सकेवेटर, ठीक है, वो खरीदना है तो आपकी वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है ना, और वो न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहा है, देन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये बेसिक है। डेप्थ फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इक्विटी फाइनेंसिंग कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्यों भाई? ये इक्विटी फाइनेंसिंग जो होती है ना, ठीक है, ये कैपिटल होती है, एंड जो डेप्थ फाइनेंसिंग होती है ये भी तो कैपिटल ही होती है। पैसे तो भाई सब देनी ही है ना, बट अगर इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है आपको, दैट कम्स इन रेवेन्यू।
ठीक है, मैं आंसर बोलिए ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, इकोनॉमी के बेसिक फाउंडेशन से ये सॉल्व कर सकते थे आप। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल इनकम गोज टुवर्ड गवर्नमेंट बोरिंग। ये पूरी गवर्नमेंट, ठीक है, शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, ये पूरे हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, इसमें से एक शेयर जा रहा है। क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है, एक शेयर के बारे में हो रहा है, बात कर रहे हैं, मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है। डेटेड सिक्योरिटी इशूड एज एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपाउंड ऑफ इंटरनल लिव। फॉर्म अ लार्ज कंपाउंड बोल रहा है, लार्जेस्ट या फिर वन नंबर कंपाउंड या फिर सबसे बड़ा कंपाउंड, ये नहीं बोल रहा, लार्ज कंपाउंड बोल रहा है, विच इज अ जनरल स्टेटमेंट, देन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मैं ऑप्शन विल बी आंसर सी। आपको जानना है बस वो जनरल स्टेटमेंट है, फैक्चुअल है या फिर क्या है। अगर आप इतना जान लो ना, आप आराम से कर सकते हो। चलो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी ने डिस्कार्ड कर दिया तो मैं ऑब्वियसली इसको नहीं लूंगा। ठीक है, अब देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबाउट जनरली नोन एज ए ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट। क्या बोला है कि टॉप 3, टॉप 4 नहीं बोला ना कि कौन ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, कि बोला है कि जनरली नोन बोल रहा है। आंध्र प्रदेश आपको पता है टी प्रोड्यूस करता है, केरला ट्री प्रोड्यूस करता है, हिमाचल एंड त्रिपुरा। अगर ये प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, अगर 1% भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, इसको आंसर डी होगा क्योंकि वो ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, चलो अब देखो, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग सिस्टम आर रिलेटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है कि भाई साहब ये क्या है, ये तीनों भी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, ये क्रेडिट रेटिंग वगैरह, ये सेबी से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो ये सेबी से रिलेटेड होगा, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अगर आपको इतना पता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किससे रिलेटेड, सेबी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगा तो सेबी से रिलेटेड होगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर ऑप्शन बी एंड सी। ब्रिकवर्थ रेटिंग इज द इंडियन क्रेडिट रेटिंग सिस्टम। अब देखो, अगर मेरा स्टेटमेंट ये होता, ठीक है, अगर ये मेरी जो स्टेटमेंट जो होती, अगर ये जनरल स्टेटमेंट, अगर समझो कि ये जनरल स्टेटमेंट होती, तो ये जो होता नहीं, दिस कैन बी अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। और अगर ये मुझे नहीं पता तो ये मैं गलत करके आता, बट मुझे पता है कि ये यहाँ पे ना सेबी से रिलेटेड होगा, आरबीआई से रिलेटेड नहीं होगा, तो आंसर विल बी बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कौन सा क्वेश्चन है? 2019 से रिपीटेड है, बैंक बोर्ड ब्यूरो से उससे रिलेटेड आया था। द गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। द गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई, दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। ठीक है, और मैं अज्यूम करता हूँ क्योंकि 2019 में आया था तो आपने बैंक बोर्ड ब्यूरो पढ़ के जाओगे। ओके, तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो उसको मैं ऐसे होल्ड रखता हूँ। बीबीबी रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द हेड फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। काफी जनरल है, क्या ये सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं? बीबीबी हेल्थ, अब हेल्थ तो कोई भी करेगा ना, देन दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, हम देखो, अब मुझे पता है कि मेरा स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर भी इधर बी और सी। अब मुझे पता है दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। और अगर आरबीआई होता तो अब आरबीआई का गवर्नर होता, ये कुछ चीजें करते तो आपको पता होगा क्योंकि आप बीबीबी में पढ़ लेते हैं। आंसर बोलिए ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो, कन्वर्टिबल बॉन्ड। With reference to the convertible bond, consider the following statement. As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bond pays lower rate of interest. And there is an option to exchange the, there is an option to exchange. देखो काफी जनरल स्टेटमेंट है, pays lower rate of interest, काफी जनरल है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है। ठीक है, then option to convert the equity afford the bank holder a degree of indexation to rising. Okay, the option to convert to equity afford the bondholder a degree of indexation to rising consumer price. This is also true statement. क्या जनरल है बताओ ना मुझे, इसमें जनरल कुछ है ही नहीं। अगर जनरल स्टेटमेंट आ रही है देन इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन में मैं अज्यूम करता हूं कि आप पढ़ के जाओगे। ठीक है, कहा गया दिस, यह हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि एबीडी में क्या मेंबर्स है, 2019 में आया था, 2020 में आया था, G20 के मेंबर्स बताओ। ठीक है, ये 2022 में ऐसा आया था। तो आपको पता होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, MTCR एंड शंघाई कॉर्पोरेशन ग्रुप। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट लॉजिक ट्रिक वगैरह से नहीं होगा, ये आपको पता है तो होगा, आपको नहीं पता है तो नहीं होगा, और आपको पता होना चाहिए क्योंकि दिस इज अ बेसिक स्टेटमेंट। ओके, एंड इफ इट इज अ बेसिक स्टेटमेंट देन यू शुड नो कि इसका आंसर ये है करके। ओके ओके, द आंसर वाज 1 2 3। अब देखो 5,
with the following, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्या बोला मैंने, वन ऑफ द, मतलब 10 में से एक। ऑप्शन 1 इज राइट। इफ माई ऑप्शन 1 इज राइट, ए गया बी गया, अब 1 3 4 एंड 1 एंड 2, मतलब इधर मेरा 3 4 एक साथ राइट होगा या फिर 2 राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम लेड अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, मुझे पता नहीं है, इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ। वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक टू इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं है, जनरल है। अब फोर्थ स्टेटमेंट भी जनरल होनी चाहिए। वियतनाम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वियतनाम लॉन्ग लेबर कॉस्ट रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, दिस इज ऑल्सो कि अट्रैक्ट किया है ना, कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट बोला है क्या, कि ऐसा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट डन इन वियतनाम, ऐसा नहीं बोला है ना, कोई एक्सट्रीम नहीं है। तो दिस इज जनरल स्टेटमेंट में आंसर विल बी सी। और वैसे भी स्टेटमेंट नंबर 2 इज द फैक्चुअल स्टेटमेंट। ओके, चलो ये बेसिक नॉलेज से ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी फॉर एंड कंट्रोलिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। आपको पता है एमपीसी कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाता है, किसके अंडर होती है, आरबीआई के अंडर होती है, ये सारी आरबीआई करती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, फलाना ढिमकाना कौन देखता है, आरबीआई देखता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं था। अब एनएफटी के बारे में, दे अनेबल द डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, देखो अनेबल बोला है, दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट। देयर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, ये भी सही है, एनएफटी पढ़ के जाओगे तो ब्लॉकचेन पे ही बनता है ना। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज, देखो अब कैन भी आ गया, एक पॉसिबिलिटी आ गई। सर आपने पॉसिबिलिटी राइट बोला तो अब मैं इसको 1 2 3 मार्क करके आऊंगा, ठीक है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंट और देयरफॉर कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। अगर ये बोलता कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, आपको इतनी तो आइडिया होगी ना यार, एनएफटी अब तक कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। मतलब अब एनएफटी लो और मुझे ये दे दो बार्टर की तरह, यार पॉसिबल ही नहीं है, ये इतना एनएफटी आगे नहीं बढ़ा, इतना डिपेंड नहीं हुआ है। तो मैं आंसर भी ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगर कैन भी करके आते तो गलत होता, कोई बात नहीं, गलत होता तो ओके, कुछ इशू नहीं है उसका, बट हमारे बाकी के आंसर्स तो राइट हो रहे हैं ना। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या करेंगे अब देखेंगे आप 2021। ओके, तो चलो ठीक है। हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद 2021 का पेपर। ओके, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन देखते, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो हाँ, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है विच इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। हमें पता है, अगर हमें फैक्ट आता है तो हम लोग बोलेंगे दिस इज ए ट्रू, अगर फैक्ट नहीं पता तो हम लोग उसको फॉल्स मान के चलेंगे। Certain provision in the Constitution of India gives central government the right to issue direction to the RBI in public interest। ठीक है, बोला certain provision, कुछ ऐसा फिक्स प्रोविजन बोला नहीं है, certain provision बोला है। The governor of RBI draws his power from the RBI Act। RBI Act से पावर ड्रॉ कर रहा है। बेसिक का बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए जब भी हम लोग एमपीसी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके मेंबर्स पढ़ते हैं, उसके बाद आरबीआई पढ़ते हैं। तो आरबीआई में भी यही देखते हैं ना कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू, ये तो बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, तो मैंने बी हटा दिया। अब देखो 2 एंड 3, मुझे पता है कि अब ये उसमें 2 फैक्चुअल है, तो तीनों के तीनों तो राइट नहीं होगी। ओके, तो मैं मोस्टली तीनों स्टेटमेंट हटा दूंगा। ओके, तीनों स्टेटमेंट हटा दूंगा। अब देखो, अब बचा ए और सी। अब आइदर 1 एंड ये तो मेरी राइट है, आइदर 1 एंड 2 राइट है या फिर 1 एंड 3 राइट है। अब ये देखो, आपको पता है कि आरबीआई कैसे बना है, आरबीआई 1934 से बना है। ओके, एंड गवर्नर द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर, ऑब्वियसली यही से, जिस एक्ट से बना है वही से तो पावर आएगी ना उसकी, तो 3 स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। बट यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये जो सर्टन आ जाता है ना, काफी जनरल वर्ड आ जाता है कि सर्टन, कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला है, सर्टन बोला है कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें से कुछ कुछ पार्ट जो है। ओके, बट अब ये भी तो देखो, ओके, अब ये भी तो देखो कि इसमें जो सर्टन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन और आरबीआई का कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि आरबीआई तो डायरेक्टली एक्ट से बना है,
ठीक है, तो इतना भी अगर आपको आइडिया होगा, आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी रहेगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत डीप में, जनरल जी भी ये पॉलिटी पढ़ी रहेगी तो आपको पता चले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आरबीआई से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर सी हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल फॉर ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कवरेज, all casual worker are entitled for regular working hour and overtime payment. The government can by notification specify that an establishment or industry shall per wages only through, ठीक है, द अकाउंट। अब देखो, यहाँ पे ऑल हो गया, यहाँ पे ऑल हो गया और यहाँ पे ओनली हो गया, ये क्या हो गया, दिस आर ऑल एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अब मुझे पता है सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली तीनों के तीनों तो सही नहीं होने, ठीक है, तीनों के तीनों सही नहीं होने, मैं ठीक है। अब ऐसा नहीं, अब यहाँ पे नन होता तो मैं नन भी हटा देता, तो इधर वन ट्रू है या फिर टू ट्रू है। अब थोड़ा सा लॉजिक से देखें, द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड दैट एन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन में बोल रहा है, इसके चांसेस तो है ना। अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ये जनरल स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन में ये टर्म्स डाले, तो हो सकता है कि भाई बैंक अकाउंट से वेजेस ओनली पे थ्रू इट बैंक अकाउंट, की बैंक अकाउंट से ही जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकालने के बाद हुआ है ये, और गवर्नमेंट कर सकता है, तो ये ऑप्शन हटा गया। अब 2 and 3, 1 and 3, ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल फॉर प्रोविडेंट फंड कवरेज, ठीक है, एंड देन ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग एंड ओवर टाइम पेमेंट। अब मुझे बताओ, कोई भी कैजुअल वर्कर है, ठीक है, अगर उसको तुम रेगुलर वर्किंग आवर के पैसे नहीं दे रहे हो और ओवर टाइम पेमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ वो बुरा होगा, सही बात है। तो दोनों में अगर मैं देखूं तो ये काफी जनरल स्टेटमेंट है। ओके, एंड व्हाट इफ कुछ कैजुअल वर्कर को नहीं देते होंगे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में, कुछ इशू होता होगा, बट यार अगर वो काम कर रहा है उसके, तो उसके पैसे मिलने चाहिए। तो इस हिसाब से मैं आंसर इज 2 and 3। ओके, नेक्स्ट, which among the following step is most likely to be taken at the point of economic recession? इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम हम लोग क्या लेना चाहिए, कौन सा स्टेप। अब इकोनॉमिक रिसेशन आपको पता होना कि चाहिए कि होता क्या है बेसिकली, वहां पे क्या होता है, लोगों के पास पैसे कम होते हैं। कट इन टैक्स रेट एक्कम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर मैंने टैक्स रेट कम कर दिया, समझो, ठीक है, मैंने टैक्स रेट कम कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा रहेगा। बट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोग लोन नहीं लेंगे, तो ये तो चला जाएगा। इंटरेस्ट इन एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट। अब देखो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, मतलब गवर्नमेंट ने पैसा इंजेक्ट किया मार्केट में। ओके, तो दिस ऑप्शन कैन बी राइट। जब तक मैं सारे के सारे ऑप्शन देखना लूँ तब तक मुझे पता नहीं कि ऑप्शन क्या है। इंक्रीज इन द टैक्स रेट, देखो टैक्स रेट अगर इंक्रीज कर दिया तो लोगों के पास अगेन पैसा कम रहेगा कंपेरेटिव, ठीक है, तो फिर ये भी नहीं रहेगा। देन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, अगर रिडक्शन कर दिया तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रिडक्शन पॉइंट ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि मैं एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा हूँ। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा हूँ तो मैं इंजेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो, अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा अभी, ठीक है। रिसेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, रिसेशन के ट्रेड्स क्या होते हैं बेसिकली। इन्फ्लेशन कम होता है, क्यों, लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड कम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एंड ग्रोथ रेट नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हो गए इन्फ्लेशन के, रिसेशन के ट्रेड्स, आप एक बार इन्हें देख लेना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, अमंग अदर थिंग्स, ठीक है, रिमेन अनचेंज द मार्केट डिमांड फॉर द मार्केट डिमांड फॉर द गुड, ओके, कंसिडर अदर थिंग रिमेन्स अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर द गुड माइट इंक्रीज इफ, आपको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देन इंफीरियर गुड क्या होता है, प्राइस फॉल क्या होता है। अब समझो कि मार्केट सब वैसा ही रहा और उसके बाद फिर भी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, क्यों, प्राइस ऑफ इज सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। अब देखो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है, अगर कोई टी पी रहा है और टी का प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब लोग कॉफी पे आएंगे, तो कॉफी का भी प्राइस बढ़ेगा, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड। देन यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो मैंने बी हटा दिया। ओके, अब बोला है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, whose यूज इज रिलेटेड टू यूज ऑफ एन एसोसिएट। समझो कि आपने एक प्रिंटर ले लिया,
ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट गुड क्या हो गया, इंक हो जाएगा। ओके, अगर प्रिंटर की प्राइस बढ़ेगी तो कंपलसरी नहीं है ना इंक की भी प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये हट जाएगा। द गुड ऑफ एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। मतलब कि इंफीरियर गुड क्या होता है, मतलब जब लोगों के पास पैसा आ जाता है ना तो लोग एक टाइप का गुड्स यूज करना बंद कर देते हैं, उसकी जगह उसका अच्छा क्वालिटी का गुड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दोज डिमांड डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम, तो ये हो गया इंफीरियर गुड। ओके, अब मुझे बताओ ना, द गुड ऑफ एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब ये क्या, तो ये तो यूज ही नहीं करेंगे, तो ये तो चला गया। एंड इट प्राइस फॉल्स, ऑब्वियसली अगर प्राइस नीचे आ गई तो उसका डिमांड बढ़ेगा, तो इसका आंसर इज 1 and 4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the urban cooperative bank in India, consider the following statement. They are supervised and regulated by local bodies set up by the government, state government. देखो, बहुत बेसिक चीज़ है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उस टाइम बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन देखता है, रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। अगर अर्बन कॉर्पोरेट बैंक को आरबीआई करता है तो स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाती है, तो मुझे आगे का देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो माई आंसर विल बी 2 and 3 ईयर। अरे यहाँ के देखो, दे कैन इशू, कैन मतलब क्या, पॉसिबिलिटी आ जाती है। दे वर ब्रॉट अंडर परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट ऑफ 1966। दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। बट मुझे पता है कि दोनों में से एक तो गलत हो जाएगी, तो मैंने 3 यहाँ पे वैसे भी हटा दिया। अब दोनों में से देखो कि कौन सी गलत है। ठीक है, तो 1 ज़्यादा गलत लग जाती है, तो इसके हिसाब से मैं आंसर विल बी बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहां पे क्या देते हैं ना क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट देना, ध्यान से पढ़ो, रीड केयरफुली। क्या बोला है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव बोला है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नहीं बोला, क्या बोला है कि इन्फ्लुएंस बोला है। सो एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल बैंक, यस। एक्शन ऑफ द एक्शन, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यस। दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्योंकि इन्फ्लुएंस बोला है तो इन्फ्लुएंस होगा। समझो ये 100% है, ठीक है, इसमें से आई गेस 10% इन्फ्लुएंस हो गया फिर भी इन्फ्लुएंस बोलेंगे, या फिर अगर 1% ये 1% इन्फ्लुएंस हो गया तो फिर भी इन्फ्लुएंस ही बोलेंगे ना, तो ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, पहले ये पढ़ते, विच ऑफ द अबाउ आर इंक्लूडेड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत ही बेसिक है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, करेंसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सर्टन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। अब देखो मुझे ये नहीं पता, बट मुझे ये पता है ये लोन होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लोन कंसिडर करते हैं। जो भी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, मतलब जो एनआरआई डिपॉजिट करते हैं, हम उसको लोन की तरफ देखते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लोन हो गया, तो मैंने 4 हटा दिया। ओके, अब कॉमन सेंस है, 4 में से एक सही होना बहुत ही कम इससे हो जाएगा। लाइक 4 में से एक कभी सही नहीं हो सकता, इधर 2 सही हो सकते हैं या फिर 3 सही हो सकते हैं। 4 में से कभी 4 भी सही नहीं होंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 में से कभी भी 4 सही नहीं हो सकते। 4 में से कभी भी इधर 2 या फिर 3 सही हो सकते हैं, और 4 में से कभी भी एक भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस लॉजिक से देखूंगा तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। बट इसको और ढंग से लॉजिक देखते हैं, इधर मेरा 3 राइट होना चाहिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दिस इज अ ट्रू। अब ए और बी से अगर मुझे बस एक ही निकालना है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड तो इन्वेस्टमेंट ही होती है, बॉन्ड इज नॉट लोन, ये तो इन्वेस्टमेंट होती है। यस, द आंसर इज ए। ओके, आई होप ये आपको लॉजिक समझ में आ गया। विद द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी दैट इज नेसेसरली, बोला है नेसेसरली, बोला नहीं कि इन्फ्लुएंस कर सकता है, नेसेसरली बोला है, मतलब वो होना ही चाहिए। इंप्रूव द कॉम्पिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। देखो क्या बोल रहा है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट फॉरेन मार्केट में बढ़ेगा अपना। ओके, समझो कि रुपये की प्राइस घट गई। ठीक है, रुपये की प्राइस घट गई, मतलब कि क्या हो रहा है कि समझो कि 12 रुपये के 1 डजन केले आ रहे हैं, 1 डजन। ठीक है, अब वही केले 10 में आ रहे हैं। ठीक है, वही केले अगर 10 में आ रहे, क्यों, रुपये की प्राइस घट गई और डॉलर की प्राइस बढ़ गई,
तो इसका मतलब क्या हो गया, तो लोग हमसे ही खरीदेंगे ना, तो ट्रेड कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो वन इज देयर, तो आइदर इट बी वन ए और बी। अब देखो तीन तो ऐसे गया, इंप्रूव द, क्या बोला है, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली, तो तीन तो ऐसे गया। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना यार, फॉरेन वैल्यू तो घट रही है, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं, यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, तो माई आंसर विल बी ए। ओके, चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Which one of the following effect of the creation of black money in India has been a major cause of worry to the government of India? देखो समझो कि ब्लैक मनी बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या नुकसान है, स्पेसिफिक बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसेस, ये होगा, ऐसा नहीं कि ये होगा नहीं, बट ये होगा, बट गवर्नमेंट को क्या ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, हमें वो देखना है चारों में से। इन्वेस्टमेंट इन द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड ज्वेलरीज, ये भी होगा, लोग के शौक बढ़ेंगे, सोना खरीदेंगे। लार्जेस्ट डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी इन ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये भी पॉसिबल है। लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू द टैक्स इविजन, ये मेन पॉइंट है, टैक्स इविजन होगा, अगर टैक्स इविजन होगा मतलब क्या, लोगों का जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू वो कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को टेंशन आने की बात होगी ना ये, तो मैं आंसर विल बी डी। तो हमें क्या करना है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चारों में से एक निकालना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेनेटरी इन इट्स इफेक्ट, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेथ, फॉलोइंग द ओके, क्या बोला है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कहाँ किससे होगा, अगर रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेथ करेंगे, मतलब क्या, मतलब पब्लिक को पैसा वापस दे देंगे, तो इससे इन्फ्लेशन होगा, ऑब्वियसली होगा, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि होगा। इसका आंसर बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू द फाइनेंस बजट डेफिसिट, अब देखो पब्लिक से लेके पब्लिक को ही दे रहे हैं, तो इससे ये ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा नहीं। बोरिंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, ये हो सकता है, क्योंकि बैंक से पैसे लेके पब्लिक में डाल रहे हो, मार्केट में डाल रहे हो तो आप लोग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इससे इन्फ्लेशन हो सकता है। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, अब ये देखो नया पैसा ही छाप रहे हैं, मतलब समझो कि मार्केट में सबसे 100 नोट है, ठीक है, 100 नोट्स है, अब ये क्या कर रहे हैं, बैंक के पास अगर मार्केट में यही घूमता रहेगा, मतलब 100 नोट है, उसमें से बैंक के पास 50 है, और समझो मार्केट में 50 है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे समझो 20 नोट यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे, तो ये 70 हो जाएंगे, सही बात है, तो मार्केट का पैसे लाइक मार्केट में जितने नोट्स है उतने ही रहेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अच्छा 100 नोट्स है, हम लोग 10 अलग से छापेंगे या फिर 30 अलग से छापेंगे, तो 130 हो जाएंगे, तो 130 हो जाएंगे, तो पैसे तो बढ़ेंगे ना मार्केट में, तो ये ज्यादा इन्फ्लेशनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर के बारे में, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 से। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन द CRR, इंक्रीज इन द SLR। अब देखो CRR है, ठीक है, CRR है, CRR समझो कि 7% है, अगर मैंने 10% कर दिया CRR, तो इसका मतलब क्या है, बैंक के पास पैसा कम होगा लोन देने के लिए, तो मनी मल्टीप्लायर कैसे वर्क करेगा इसमें, ये नहीं करेगा। मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या, कि बैंकिंग हैबिट जब बढ़ती है, मतलब कि समझो कि मैंने क्या किया, मैंने बैंक में कुछ डिपॉजिट कर दिया और बैंक ने वो डिपॉजिट आगे किसी और को लोन दे दिया, तो वो लोन लेके वो खर्चा करेगा, तो ऐसे वो पैसे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, मनी मल्टीप्लाई होते जाएगा। इंक्रीज इन द SLR, ये भी नहीं होगा, बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा कम देने के लिए। इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बैंकिंग हैबिट अगर बढ़ेगी तो पैसे का लेन देन ज़्यादा होगा, तो उसके वजह से मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा, मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following, which one with reference to the Indian economy demand pool increase with cause of the increase which of the following, डिमांड पूल बोला है, एक होता है डिमांड पूल, एक होता है कॉस्ट पुश। आई होप आपको पता होगा कि डिमांड पूल और कॉस्ट पुश क्या होता है। ओके, डिमांड पूल क्या होता है, इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड, मतलब लोगों की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, और कॉस्ट पुश क्या होता है, कॉस्ट पुश मतलब कि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाते हैं, उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, डिमांड बोला है, तो डिमांड में क्या बोला, इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। अब देखो डिमांड कब बढ़ेगा, जब लोगों के पास पैसे आएगा,
एक्सप्लेनेशनरी पॉलिसीज, एक्सपांशनरी पॉलिसीज, पैसा गवर्नमेंट पैसा भर भर के दे रहा है, अपना मार्केट में डाल रहा है, ठीक है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ये हटा दिया। फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस मतलब क्या, पैसा वापस इंजेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, तो टू भी है, अच्छा टू तो पहले से ही है। और यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस, अब मुझे बताओ इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस, ठीक है, मुझे नहीं पता, इसको मैं होल्ड रखता हूँ। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट में बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो लोग लोन कम लेंगे, अगर लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो 5 तो नहीं है, तो इसका आंसर 5 हटा दिया, 5 हटा दिया, आंसर विल बी ई। ओके, बाकी का देखो, हायर परचेसिंग पावर, ऑब्वियसली अगर परचेसिंग पावर हाई है तो पैसे भी तो महंगे ही हो जाएंगे, सही बात है। एंड इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to India, consider the following statement. Retail investor to DMAT. चलो पहले ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Central Deposit Service Limited is a jointly promoted by the Reserve Bank of India and the Bombay Stock Exchange. अब मुझे पता है आरबीआई का कोई सीन ही नहीं है, अगर कोई भी स्टॉक से रिलेटेड होगा ना तो वो कौन करेगा, सेबी करेगा, सही बात है, सेबी करेगा, तो 3 हटा दिया। तो मुझे पता लग रहा है कि 1 इज में ट्रू, अब मुझे पता होना चाहिए कि ट्रू सेकंड ट्रू है या नहीं। The negotiated dealing system order matching is a government security trading platform of the RBI। देखो अब यहाँ पे इन्होंने गूगल के डाल दी, उन्होंने बोला कि ये जो है वो आरबीआई का है, तो हम बोलेंगे नहीं भाई साहब ये सेबी का है, और मैं सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग कर दूंगा, बट सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लॉजिक फेल हो रहा है, कोई इशू नहीं है, 10 में से एक जगह लॉजिक फेल हो जाता है। ओके चलो, चलो गए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? विद रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट्स, ओके, विद रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटरी सेक्टर। ओके, कुछ इशू नहीं है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है, काफ़ी फैक्चुअल है। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एगिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ, WHO एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, WHO और वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इट एम्स टू अनेबल पुअर पीपल टू मीट देयर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। देखो यहाँ पे विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज, ये तो ठीक है, ये एक्सट्रीम नहीं है, ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट हो जाती है। अब देखो ये क्या बोला, इनिशिएटिव इन्होंने ले रखा है, ठीक है। अब ये है तो बेसिकली देखा जाएगा तो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, चलो बट इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब किसका इनिशिएटिव किसके अंडर है, एक तो ये बहुत हो जाता है, और WHO क्यों इनिशिएटिव लेगा वाटर क्रेडिट के लिए, ठीक है, और बोल रहा है कि माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो होता है ना, तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन ये मुझे पता नहीं, तो इसको मैं गलत मार्क करूंगा। तो जैसे ये गलत हो जाएगा, आंसर विल बी सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In India, the central bank functions as a lender of the last resort, which usually refers to the following. Lender of the last resort कौन होता है? RBI होता है, हमने पढ़ा है। Lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from the sources, ये नहीं होता। लेंडर ऑफ द क्या करता है, वो बैंक के लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट होता है, ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडीज के लिए थोड़ी ना होता है। ऑप्शन 1 गया। Providing liquidity to the bank having a temporary crisis, yes, this is a true statement। ये बैंक को यही तो पर्पस है उसका, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब, तो आइदर ऑप्शन सी बी रहेगा या फिर सी रहेगा। लेंडिंग द गवर्नमेंट टू फाइनेंस द बजटरी डेफिशिएट, देखो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इन सेंस ऑफ बैंक के ही रिलेटेड होता है, ये गवर्नमेंट वगैरह से रिलेटेड नहीं होता। गवर्नमेंट के लिए काम करता है, बट वो क्या उसने स्पेसिफिक पूछा है कि लेटर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट में, आंसर विल बी आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा 2021 का भी पेपर हो गया है। अब हम लोग 2020 से स्टार्ट करेंगे। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या लिखा है? गोल्डन ट्रांस रिजर्व ट्रांस रेफर्स टू लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक,
ठीक है, अगर आपको इतना भी पता है ये कि किससे रिलेटेड है तो आपका बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कुछ रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। ओके, ठीक है, अब क्या करना है हमें, चलो देखते हैं कि गोल्डन ट्रांस वन ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द सेंट्रल ऑपरेशंस ऑफ द, ये भी नहीं है। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय डब्ल्यू टू इट्स मेंबर, ये भी नहीं है। ये आईएमएफ से रिलेटेड है गोल्डन ट्रांस। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था, कुछ कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। ओके, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ अनदर ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस हैपन, तो हम लोग आगे क्या करेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे बताओ मुझे, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो आप। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग कि इफ एनी अदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्शंस पॉलिसी आर मोस्ट लाइकली टू सम ऑफ द इम्यूनिटी टू इंडिया, नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग। यस, शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग कर रहे हैं मतलब ये इंडिया है, बाहर से पैसे आ रहा है शॉर्ट टर्म, जितने फास्ट आइकन होता है फास्ट चला भी जाएगा, तो फाइनेंशियल क्राइसिस फिर वैसे ही रहेंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट टू गिव सम, तो ये नहीं करना चाहिए, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, नॉट बोरोइंग, हाँ ओके, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओपनिंग अप मोर फाइनेंशियल बैंक, फॉरेन बैंक क्यों करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, फॉरेन बैंक करना ही नहीं चाहिए। देन उसके बाद मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, यही तो हमारा पॉइंट है। एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हम फुल पे चलते हैं, कैपिटल हम लोग पार्शियल पे चलते हैं। पार्शियल पे क्यों चलते हैं, क्योंकि अगर कोई इश्यूज आ जाए फाइनेंशियल क्राइसिस तो इंडिया पे वो ज़्यादा इंपैक्ट ना करे। तो तीन तो पक्का नहीं है, बी नहीं है, तो आंसर विल बी ए। ओके, माई आंसर विल बी व्हाट, माई आंसर विल बी ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विथ रेफरेंस कहा गया, हाँ, if you withdraw if you withdraw 1 lakh in cash from the demand deposit account at your bank, the immediate effect of the aggregate money supply in the economy will be। ठीक है, अब ना आपको यहाँ पे एक बात पता होना चाहिए, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है एंड M4 क्या होता है। मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। M1 मतलब करेंसी डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, देन M2 क्या होता है, M1 प्लस सेविंग्स इन पोस्ट। ठीक है, देन M3 क्या होता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। ओके, ऑफ कमर्शियल बैंक। और M4 क्या होता है, M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिमांड डिपॉजिट से पैसे निकाल रहा हूँ। डिमांड डिपॉजिट से पैसे निकाल रहा हूँ तो बोल रहे एग्रीगेट मनी पे क्या असर होगा, मतलब M3 पे क्या असर होगा। अब ये डिमांड डिपॉजिट कहाँ पे, डिमांड डिपॉजिट M3 में, M1 में, मतलब क्या होगा, मैं इस पर कुछ इशू ही नहीं होगा। अब ऐसा नहीं हो रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो, आप टाइम डिपॉजिट से पैसे निकाल के यहाँ पे M3 में डाल रहे हो। सही बात है, M4 का जो टाइम डिपॉजिट का पैसा है पोस्ट से वो निकाल के आप M3 में डालते हो, तो क्या होगा, तो इकोनॉमी पे 1000 लाख रुपए बढ़ेंगे। बट वही का पैसा निकाल के वहीं पे रख रहे हो, तो देर इट लीव टू अनचेंज्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस क्या लिखा है, with reference to FDI in India, which of the following is considered to be a major characteristic? Okay, simple question है, क्या लिखा है, it is a investment through capital investment, it is a investment through capital investment. Okay, it is a largely non-debt creating capital flow. Okay, then उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है it is the investment which allow debt servicing and it is the investment made by foreign institution in the government securities. काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है एफडीआई के ऊपर। ठीक है, एफडीआई के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये टफ कैटेगरी में आती नहीं है। अब देखो, इट इज़ अ लार्जली नॉन डेथ क्रिएटिंग कैपिटल। नॉन डेथ क्रिएटिंग कैपिटल हम लोग ऑब्वियसली किसी से लोन तो नहीं लेते, बराबर है, तो नॉन डेथ क्रिएटिंग है, तो दिस इज अ ट्रू आंसर, ऑप्शन विल बी।
थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन द लिस्टेड। देखो एफडीआई एसेंशियली इन द लिस्टेड नहीं होता, एफआईआई में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन पार्शियली ट्रू है, तो और सही से आंसर क्या रहेगा, बी, मेजर कैरेक्टरिस्टिक। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट मर्चेंडाइज इम्पोर्ट, ओके। इंडिया इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील कैटेगरी, अच्छा देखो डिक्रीज इंक्रीज, अब मुझे पता नहीं है इसका ट्रेंड क्या है। इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मोर देन द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट करोगे तो आपको पता रहेगा कि सर्विस हम लोग ज़्यादा देते हैं, तो आंसर मेरा 3 रहेगा। तो इधर 1 3 4 और 3 रहेगा। अब देखो इंडिया सफर फ्रॉम ओवरऑल करंट ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हम लोग सफर कर ही रहे हैं ना, और इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन द मर्चेंडाइज इंपोर्ट, सभी बात है, हम लोग सर्विस ज़्यादा करते हैं बट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा कम है, आंसर विल बी डी। बेसिक नॉलेज से हो जाता है ये, ओके। इसमें कुछ ट्रिक विक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटरी फाउंडेड इन द न्यूज विद रेफर्स टू द ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, बुलियन, रेयर अर्थ मटेरियल एंड यूरेनियम, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्टली क्रूड ऑयल है, ठीक है। फैक्चुअल है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, ओके। बट अगर थोड़ा लॉजिक भी लगाओगे फिर भी हो जाता है, क्योंकि बुलियन क्या गोल्ड से रिलेटेड है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो आईएमएफ से होता, ओके। एंड देन रेयर अर्थ मटेरियल तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि वो चाइना के पास ज़्यादा है। यूरेनियम होता तो आप कहीं ना कहीं तो पढ़ लेते। In the context, in the context of the Indian economic, non-death includes which of the following? Non-death financial, non-financial death includes treasury bills, amount outstanding on credit card, and home loans owned by the house. ठीक है, the answer is 1 2 3, okay। कि इन द कंटेक्स्ट इंक्लूड्स बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्लूड बोला है, स्पेसिफिक बोला है कि एक ही चीज इंक्लूड हो सकता है ना, क्यों नहीं ये इंक्लूड हो सकता है, ट्रेजरी बिल्स और ये सारी चीजें, ओके। चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक, ये छोड़ दो। विथ रेफरेंस टू द ट्रेड इन्वेस्टमेंट मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्टिव ऑन imports by the foreign investor prohibited. They apply investment related to trade in both goods and services. They are not concerned with the regulation of foreign investment. ठीक है, ये देखो पहले तो ये ऑल 3 कभी नहीं होगा क्योंकि तीनों भी फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो अब कौन सा फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स बोल रहे हैं, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर ये चीज़ होता दे आर नॉट कंसर्न तो मैं क्या करता, ठीक है। थोड़ा बहुत तो कंसर्न होना चाहिए ना भाई साहब, ऐसा कैसे बोल सकते हो कि दे आर नॉट कंसर्न, तो मैं 3 भी हटा देता हूँ। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है, ओके, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एडजस्ट रहा हूँ, ठीक है। दे आर नॉट कंसर्न, तो आप क्या करोगे, आप लॉजिक से जाओगे ना, गलत करके आओगे, क्योंकि इसका आंसर है ना ये सिर्फ गुड्स में, सर्विसेज में नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज सी। बट अगर लॉजिक से जाओगे तो आप ऑब्वियसली बी ये करके आ जाओ, 3 हटा दोगे तो 2 तो पक्का राइट है, रिस्ट्रिक्शन, ओके। तो इसका आंसर आप ए करके आते हैं, बट द आंसर इज सी। कोई बात नहीं, आपका गलत हो जाता, मैटर नहीं करता, क्योंकि थोड़े बहुत गलत होते रहते हैं। अब देखो in terms of short term credit delivery to agriculture sector, district central cooperative bank deliver more credit in companion to regional scheduled commercial bank, regional rural bank. अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोल रहा है कि ज़्यादा पैसा देता है कंपेयर टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। देखो ये कंपनी है ना, ये जो बैंक है ना ज़्यादा पैसा देगी, लॉजिक लगा लो। अब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कितना ही देगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कितना ही देगा, इसको गवर्नमेंट ने बैक कर रखा है, शेड्यूल कमर्शियल ये रीजनल रूरल बैंक को। और यहाँ पे भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऑब्वियसली अगर लॉजिक भी लगाओगे तो ये नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्या बोला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्रोवाइड द लोन फॉर द पैक्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि वन ऑफ द मतलब उसके पास 10 काम है, 10 में से एक ये जरूरी काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर क्या लिखा है,
in order in India under cyber insurance for individual, which of the following benefits are generally covered in addition to the payment for loss of funds and other benefits? Cost of the restoration of the computer system in case of malware distributed to one's computer. Okay, this can be true. Cost of insurance दे रहा है, cost of restoration दे ही देगा ना. Cost of new computer is some miscreant willful damage if proved so. ठीक है. Then cost of hiring a specialized consultant to minimize the loss in case of cyber extortion, and cost of defense in court of law if any third party files suits law. देखो, अगर आप साइबर इंश्योरेंस ले रहे हो तो इंश्योरेंस के आपके कुछ बेनिफिट्स होंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ो. फॉर इंडिविजुअल विच आर द फॉलोइंग बेनिफिट आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ द लॉस ऑफ फंड एंड अदर बेनिफिट. मतलब लॉस ऑफ फंड के भी पैसे मिल ही रहे हैं. ठीक है, तो साइबर के बारे में बात कर रहे हैं, साइबर इंश्योरेंस के बारे में. अब मुझे बताओ ना, ये साइबर इंश्योरेंस क्या होता है? ये इंटेलेक्चुअली है. ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन दे रहा है, तो यहाँ पे न्यू कंप्यूटर क्यों देगा? विलफुल डैमेज इफ प्रूव्ड सो. यहाँ पे न्यू कंप्यूटर नहीं देगा ना. ओके, और ये इंटेलेक्चुअल मतलब सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल भी है. यहाँ पे बोल रहा है कि डिफेंस भी कोर्ट ऑफ लॉ, पूरा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये नहीं होगा. तो कंप्यूटर इंश्योरेंस लोगे तो ये मिल सकता है, बट साइबर इंश्योरेंस लोगे तो कंप्यूटर क्यों मिलेगा आपको नया? साइबर से रिलेटेड होगा ना ये सारी चीज. जैसे मालवेयर इज अ पार्ट ऑफ अ साइबर. ओके, so my answer will be here 1, 3 and 4. In India, following can be considered the public investment in the agriculture. Public investment की बात करें ना एग्रीकल्चर. अब बताओ, अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो फार्मर, ये इन्वेस्टमेंट कैसी? ये इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकती. ठीक है, इससे कुछ रिटर्न आ रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसका मतलब कुछ रिटर्न आ रहा है क्या? तो 4 हटा दिया मैंने, तो 4 हटा दिया. तो आइदर इट वन बी 1, 2, 5 एंड 2, 3, 6. चलो अब 5 देखो. वेवर ऑफ द एग्रीकल्चर लोन फॉर द बैंकिंग बाय द बैंकिंग सिस्टम. यहाँ पे भी क्या रिटर्न मिल रहा है आपको? यहाँ पे कुछ रिटर्न मिल रहा है कि यहाँ पे भी कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है. तो ये भी हटा दिया, 5 भी हटा दिया, तो 2, 3, 6 डायरेक्टली आ गया. अब देखो, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स. कंप्यूटराइजेशन कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया? कुछ वहाँ पे खरीद के बिठा दिया, तो उसका इंपॉर्टेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट ही है, तो 2 तो आएगा ही आएगा. देन सेटिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट. ऑब्वियसली अगर आप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दे रहे हो तो वो भी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है ना. और देखो कि फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ऑल क्रॉप्स. यार ऑल क्रॉप्स ये हो गया एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो 1 तो मैं ऐसे ही हटा दूंगा. ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ फर्म दैट द बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. काफी जनरल है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है. इट हेल्प्स इवैल्यूएटिंग, मतलब इवैल्यूएटिंग करने में हेल्प कर रहा है. यस. अब देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब क्या बोल रहा है? ठीक है, कि वो देखो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते मैं बहुत अच्छे समझ जाओगे. द हायर द बोरिंग फॉर्म ऑफ लेवल इंटरेस्ट कवरेज रेशो द वर्स्ट इज द एबिलिटी टू द, देखो कवरिंग द वर्स्ट इज इट एबिलिटी टू कवर इज डेप्थ. ठीक है, उसका डेप्थ कवर करने की वर्स्ट हो जाएगी उसकी एबिलिटी. अब समझो एक कंपनी है, उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 10% है. कंपनी बी है, ये है, उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है? 5 है. मतलब क्या बोल रहा है? ये इंटरेस्ट कवर कर रहा है, वो कितने अच्छे से कर रहा है. अगर 10 है तो ऑब्वियसली वो अच्छा होगा ना, वो बुरा कैसे होगा? देन द हायर द बोरिंग फॉर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो विच इज अ गुड थिंग, बट इन्होंने बोला कि वर्स बोला है, तो सी इज नॉट इनकरेक्ट. आंसर विल बी ए. If the RBI decided to adopt an expansionist monetary policy, which would be not to do so? मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आरबीआई एक्सपेंसिस्ट पॉलिसी बना रही है. मतलब क्या? उनको मनी सप्लाई बढ़ाना है. तो बढ़ाना है तो इनमें से आरबीआई क्या नहीं करेगी, क्या नहीं करना चाहिए जिसके वजह से मनी से बढ़ सके? ठीक है, क्या सबसे बोला है? टू कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी रेशियो SLR. अगर मैं SLR करूंगा, कट करूंगा, ओके, तो मेरा मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा. ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ेगा. उसके बाद इंक्रीज इन द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. अगर ये मैं करूंगा, इससे क्या होगा? मेरा मनी सप्लाई कम होगा. अगर ठीक है,
एंड कट इन द बैंक रेट एंड रेपो रेट। अगर बैंक रेट एंड रेपो रेट करता मैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए एंड सी करूंगा। और क्या नहीं करूंगा, उन्होंने क्या पूछा है, क्या नहीं करोगे, मैं 2 नहीं करूंगा। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन वाज इजी बट थोड़ा ट्रिकी था। उन्होंने पूछा है क्या नहीं करोगे। with reference to the Indian economy after the 1991 economic liberalization, consider the following statement। अब देखो क्या बोला है, स्टेडिली इंक्रीजिंग। स्टेडिली यार देखो, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। अब स्टेडिली इंक्रीजिंग मतलब ऐसा ही जाना चाहिए, कहीं कौन सी भी स्टेडिली इंक्रीजिंग नहीं होगी, समझो ये ऐसा ऐसा कुछ तो होता होगा ना। तो स्टेडिली इंक्रीजिंग तो नहीं है, तो 2 हटा दिया मैंने। अब 2 हटा दिया तो ये गया एंड ये गया, अब बचा मेरा 3 एंड 4 एंड 3। तो 3 तो मेरे से पक्का ट्रू। अब देखो और 1 तो है नहीं मेरे पास, 4। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, ठीक है। कुछ बोला है कि इतने से बढ़ा, इतने से कम हुआ, 10% से नहीं बोला हो, काफी जनरल स्टेटमेंट है। तो आंसर विल बी फैक्चुअल नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है। इसके बाद 2019 करेंगे और सेशन बंद कर देंगे। देन हम लोग इसके बाद साइंस एंड टेक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टेड द प्राइस ऑफ राइस इन द रिसेंट पास्ट। अफेक्टिंग बोला है, अफेक्टिंग बोला है, ये बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी ना, मैटर नहीं करता। अब डायरेक्टली डिमार्क करके आ जाओ, ठीक। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अब वापस देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली उन्होंने हटा दिया था, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज। अब कंसिस्टेंसी इंक्रीज है मतलब क्या हो गया, अगेन कंसिस्टेंसी क्यों भाई, ये एक्सट्रीम हो जाता है। तो डी गया 1 गया, अब आइदर 2 और आइदर 3। द टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट आइटम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सही बात है, इंपॉर्टेंट आइटम बोला है, कि बोला नहीं कि इसमें ज़्यादा पैसा, लाइक इतने इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, बोला कि इंपॉर्टेंट आइटम बोले, विच इज अ जनरल स्टेटमेंट। इन द लास्ट 5 years द नेपाल हैज बीन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। भाई नेपाल कैसे हो सकता है, नेपाल की खुद की इकोनॉमी इतनी कम है। एंड दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इफ नेपाल की जगह बांग्लादेश हो, और बांग्लादेश का जीडीपी भी अच्छे से बढ़ रहा है, ठीक है। यू नेवर नो। देखो, तो इसका आंसर विल बी आंसर बी। देन आगे देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अज्यूम करके ही चलो कि आप जो है ये चीज़ करके जाओगे कि G20 में कौन से मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछले पेपर में दिखाया था, SCO के मेंबर के बारे में भी पूछा था उन्होंने। तो दिस ऑल दोज आर इजी क्वेश्चन एंड यू शुड नो द आंसर, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस होता है। तो इस बार भी G20 बहुत ही न्यूज़ में था। यू शुड नो कि अभी जो मेंबर्स बढ़ गए G20 के, ओके। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए बेसिकली, ओके। सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर इज ए, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ओके। चलो, न्यूजीलैंड तो है नहीं, ओके। वियतनाम भी नहीं है, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, ठीक है। अब ये पता है आपको जापान नहीं है यहाँ पे, तो आंसर विल बी ए। अब ये देखो, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू द फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। क्या बोला है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट। क्या बोला है अभी? कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप विलेज कोल्ड स्टोरेज। ये शॉर्ट टर्म है क्या? ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म हो ही नहीं सकता। तो 5 हटा दो, 5 हटा दिया, 5 हटा दिया, 5 हटा दिया, आंसर विल बी बी, ओके। ज़्यादा आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यस, WP एंड CPI के बारे में। RBI ऑफ इंडिया एडॉप्टेड WP एज ए की इन्फ्लेक्टर एंड डिसाइडेड टू चेंजिंग द की। देखो यहाँ पे WPI है क्या नहीं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज नॉट WPI, दिस इज CPI रिलेटेड। तो 3 तो हट गया। अब तो मुझे पता है टू इज मेरा ट्रू। अब देखो, द वेटेज ऑफ CPI इज हायर देन द वेटेज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लाइक दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फॉर WPI एंड CPI, यू शुड नो दिस, ठीक है। हर एक चीज़ हम लोग ट्रिक से और लॉजिक से नहीं करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें होती है वो आपको आनी चाहिए, ओके। बट बेसिक चीज़ें ही आनी चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। अब 2020 भी हो गया, अब लास्ट पेपर इज 2019 एंड 2019 जैसे ही हो जाएगा उसके 2 क्वेश्चन है,
ठीक है, उसके 17-18 क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। क्या लिखा है, द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लीड बैंक स्कीम, मनरेगा एंड नेशनल डेवलपमेंट स्किल मिशन। सर्विस एरिया अप्रोच, ठीक है, ये बैंकिंग से रिलेटेड था। सर्विस एरिया मतलब सर्विस देने के लिए, मनरेगा के बारे में नहीं है, ये भी नहीं है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो लीड बैंक स्कीम डायरेक्टली आपको बस पता होना चाहिए, दिस इज अ बैंकिंग से रिलेटेड का क्वेश्चन। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इन्होंने फ्रेम किया है। विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ द माइनर मिनरल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ ऑफ द कंट्री, दिस इज ट्रू, सैंड इज अ माइनर मिनरल। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स, उनके पास पावर है ना, उन्होंने क्या बोला कि उनके पास से सिर्फ पावर है, दे हैव द पावर टू रूल फ्रेम रूल टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ द माइनर मिनरल। तो देखो मेरा 1 and 3 है। अब देखो मेरा 2 देखो, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लिस्ट फॉर द माइनर मिनरल, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डुअल रूल नहीं हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के हिसाब से देखो कितना इशू हो जाएगा। तो ये अगर माइनर मिनरल है तो ये दोनों भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर रहेंगे, तो आंसर विल बी ए। देखो अभी इसमें से देखो, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटाइटीज एंड ऑल ऑफ द इंडियाज ऑल देखो ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डोमिनेटेड इन डॉलर्स। ठीक है, एक तो ये पहले तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ऑल ऑफ द इंडियाज डेथ, ठीक है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ओके, सेकेंड थिंग क्या है कि मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेथ आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि हमारी जो डेथ है वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है, वो बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर वो ज़्यादा है, गवर्नमेंट का हार्डली कुछ है। ओके, गवर्नमेंट का बहुत ही कम है। मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी वन मिनट, आपको प्रॉपर फैक्ट बता देता हूँ जस्ट। यस, ठीक है। तो जैसे क्या है ना, हमारी एक्सटर्नल डेथ है, एक तो डॉलर में है डेट इज 52% एंड रुपीज़ में है वो डेट इज 3.2%। ओके, और एंड देन ऑल्सो इन HDR में है, येन में है, यूरो में है। अब देखो लॉन्ग टर्म जो होती है हमारा वो 80% है और शॉर्ट टर्म में हमारा है 19.6%। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और देखो नॉन सोवरेन डेट जो हमारी है, नॉन सोवरेन मतलब जो गवर्नमेंट की नहीं है, वो 95% है। ठीक है, और गवर्नमेंट की डेथ कितनी है, 5% ही है। तो मैं ऑप्शन विल बी डी, नाइदर वन नाइदर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक ऑफ द इंडिया। अब एसेट पूछा कि क्या नहीं इंक्लूड है, एडवांसेस, एडवांसेस मतलब लोन दे रहे तो वो तो एसेट हो गया ना। अब देन डिपॉजिट्स, यार लोगों के डिपॉजिट्स बैंक एसेट कैसे हो सकता है, वो तो लोगों के डिपॉजिट है, तो वो तो उनको वापस करने हैं, तो आंसर विल बी बी, क्योंकि उनको वो वापस करने हैं। देन इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटेड टू द रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ द करेंसी क्राइसिस। मतलब करेंसी क्राइसिस हो गया तो हमें कौन सी जो हमारी रिस्क कम करेगी। अब देखो, इंक्रीजिंग इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेमिटेंस फ्रॉम द इंडियन अब्रॉड एंड फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियन IT सेक्टर। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा मतलब अगेन क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे, पैसे बनेंगे बढ़ेंगे तो रूपी क्या हो जाएगा और डेप्रिशिएट होगा, तो 2 तो नहीं होगा, तो इधर 1 and 3। अब देखो रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो है रेमिटेंस भेज रहे हैं, ये हमारे रुपये को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऑब्वियसली इसको ऐसा मत देखो कि पैसा आ रहा है, इसको ऐसा देखो कि जो रुपी है उसको स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि रेमिटेंस भेजेंगे ऑब्वियसली रुपी में तो भेजेंगे नहीं, वो अपने करेंसी में भेजेंगे। अगर अपने करेंसी में भेजेंगे तो रुपी का फ्लो कम होगा उसमें, तो आंसर विल बी बी। विच आर ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, पॉलिटी में करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द रजिस्टर एज अ FPO, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर who wanted to be part of the Indian stock without registering in the reserve directly। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दिस इज अ शॉर्ट टर्म है, ये फॉरेन इससे रिलेटेड नहीं है, ये इंडिया में अप्रूव होता है।
एंड कमर्शियल पेपर भी नहीं है। प्रोमिसरी नोट एंड पार्टिसिपेटरी नोट, देखो ये प्रोमिसरी पार्टिसिपेटरी थोड़ा सा कॉमन एक साथ लग रहा है, तो इन दोनों में से एक आंसर रहेगा। अगर आपको पता होना चाहिए कि प्रोमिसरी नोट्स का फंक्शन क्या होता है, पार्टिसिपेटरी नोट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, अगर आपको इतना भी पता है तो आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हो। इट इज़ अ पार्टिसिपेटरी नोट, प्रोमिसरी नहीं है, प्रोमिसरी का अलग हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं समझाते बैठूंगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा, पहले हमने बहुत लेक्चर खींच लिया। As per law, the compensation forestation fund management planning authority exists at both national and state level. ठीक है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है, एग्जिस्ट कर रही है। द पब्लिक पार्टिसिपेशन मैंडेटरी, यार कुछ भी चीज़ मैंडेटरी नहीं रखते इन द कंपल्सरी एफोरेस्ट प्रोग्राम, मैंडेटरी तो नहीं है, वॉलेंट्री होगा ये। अगर वॉलेंट्री होता तो दिस कैन बी ट्रू स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी ए। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। In India, which of the following review independent regulator in sector telecommunication, insurance and electricity? इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे बात बताओ ना, फाइनेंस कमीशन का ये काम है क्या इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बने? अब इनके लिए भी फाइनेंस कमीशन का ये काम क्या, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बना है, तो ये काम तो नहीं है उनका। तो मैंने क्या हटा दिया, मैंने 3 हटा दिया, तो इधर 1 और 2 एंड 1 2 और 5, मतलब 2 तो मेरा पक्का है। अब देखो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग थिंक टैंक है, तो नीति आयोग ये सारी चीज़ें क्यों करता रहेगा, तो नीति आयोग भी हटा दो, आंसर विल बी ए। 5 ईयर प्लान के बारे में आपने पढ़ा रहेगा, बस आपको 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ी भी आइडिया होगा, फिर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। The second 5 year plan was determined through trustworthy substitution of basic and capital good industry. This is a true statement. In 5th 5 year plan for the first time the financial, देखो ये फर्स्ट टाइम हो गया ना, फैक्चुअल हो गया, फैक्ट आ गया। तो जब भी ऐसा फर्स्ट टाइम या फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव वगैरह आता है ना, तो स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग होती है, तो मैं 3 हटा दूंगा। अब मुझे पता है 1:2, तो मेरा आंसर बाय डिफॉल्ट ए हो जाएगा। हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इट हैज़ मोर देन 80 मेंबर, इट हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स हो सकता है, बोला गया इट हैज़ 80 मेंबर्स, 80 मेंबर बोलते तो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट आ जाती। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ठीक है, ए डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड फ्रॉम एशिया। अब देखो आपको अगर थोड़ा भी पता रहेगा तो इसके बारे में, तो आउटसाइड द एशिया भी है, पैसिफिक से भी कंट्रीज है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पैसिफिक से कंट्रीज नहीं है। ओके, तो ये तो गया, तो ऑप्शन 3 गया, ऑप्शन 3 गया तो क्या हो गया, ये आंसर विल बी ए। ओके, चलो ना आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द पर्पज ऑफ द इंटरक्रेडिटरी एग्रीमेंट साइन बाय द इंडियन बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली। अब मैंने क्या बोला था ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, सबसे पहले तो देखो कि सबसे शॉर्ट और क्रिस्प क्या होगा, आपका वो आंसर रहेगा, उसके साथ साथ उसकी थोड़ी सी झलकियाँ आनी चाहिए आंसर में, ठीक है। अब देखो किस में वो झलकियाँ आ रही है, टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेरिनियल बर्डन ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरक्रेडिटेड टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीमेंट बाय इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या है, ये तो नहीं होगा। टू एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन द एक्ट केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स ऑफ 50 करोड़ एंड मोर, टू इमेज द फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ 50 करोड़ एंड मोर विच आर अंडर कॉरिटियम लेंडिंग। देखो ये हटा दो क्योंकि ये थोड़े दो सिमिलर साउंडिंग है, अब दोनों में से एक रहेगा। अब देखो कि अगर इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट बन रही है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट के बीच में, तो कुछ लोन का ही लेन देन होगा, तो उससे देखते हैं। टू एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट ये क्यों करेगा, ये बस काम बढ़ाने के काम है। अब बोल रहे कि देखो फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, यही तो काम है, यही तो इशू है इंडिया में, फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्टेट एसेट में आंसर विल बी डी। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये 2022 में भी रिपीट हो गया था ना, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बॉडी इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट। देखो आ गया फर्स्ट, ये हटा दो, वन ऑफ द टू एंटायर, वन ऑफ द बोला है ना, मतलब 10 में से एक फंक्शन, तो सेकंड इज ट्रू। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ गो टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जा सकता है ना, क्या जाने में क्या हरकत है, तो आंसर विल बी बी।
विथ रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LTE एंड VoLTE, वॉइस ओवर लिमिटेड? LTE is commonly marketed as 3G, VoLTE is commonly marketed as advanced 3G। ये तो नहीं है, ये 4G से रिलेटेड होता है। इट इज़ अ डेटा ओनली टेकेबल ओनली वॉइस ओनली, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ बेसिक है साइंस से रिलेटेड, मैं साइंस में करा दूंगा आपको, अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मटेरियल बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017? प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल फॉर द 3 month प्री डिलीवरी एंड 3 month पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। ठीक है, ये ठीक है, कुछ इशू नहीं है। एंटरप्राइजेज विद क्रेश मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेश विजिट डेली। यार अगर माँ किसी अपने बच्चों को 6 विजिट देने जाएगी, आधा टाइम तो उनको उसमें ही चला जाएगा। अगर आधा टाइम उसमें चला जाएगा तो काम क्या करेंगे? ठीक है, और यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता है, वुमेन विद 2 children गेट एन रिड्यूस एंटाइटलमेंट। यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर 2 तक के आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, 2 के बाद मिलना बहुत मुश्किल है ना, 2 के बाद क्यों करेंगे? बताओ मुझे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, ये भी एक फैक्ट आ गया, ये भी एक फैक्ट आ गया। तो मुझे पता है 3 तो पक्का है, तो 3 पक्का है, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया। मुझे पता है 2 तो नहीं है, माय आंसर विल बी सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड है। ओके, ये अब ये आउट ऑफ ये हो गया, मतलब अभी ये वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूछेंगे नहीं, बट अगर जैसे अभी ये हो जाता है कि ऑक्सीफार्म का कोई इंडेक्स आ गया, मल्टीपावर्टी इंडेक्स, तो वो करो, उसके उसके क्या क्या है देखो पैरामीटर्स इन इंडिया। ये भी नहीं यार, इकोनॉमी से रिलेटेड चाहिए हमें क्वेश्चंस। द इकोनॉमिक cost of food grain to the food corporation India is minimum support and bonus if paid to the farmer, transportation only हटा दो। procurement and incident distribution cost, procurement and charge of the godowns, अगर गोडाउन के चार्ज देने बैठ जाएंगे तो वहाँ पे ही माल सड़ता रहेगा। ठीक है, फिर फार्मर को फर्क नहीं पड़ता, अपना चार्ज तो कुछ लग नहीं रहा है, तो आंसर विल बी सी। कॉमन सेंस से थोड़ा सोचने की कोशिश करो। सोशल कैपिटल क्या होता है? इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द पॉपुलेशन, ये तो नहीं है। स्टॉक ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, सोशल बोला है ना, दिस इज नॉट अ सोशल। साइज ऑफ द पॉपुलेशन नहीं। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी, देखो ये हो गया ना इंटेलेक्चुअल ऐसे इंटेंजिबल, ये हो गया ना इंटेंजिबल, तो सोशल कैपिटल इज इंटेंजिबल कैपिटल। अब देखो, दिस इज इन टर्म ऑफ PPP, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट, नहीं इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ GDP वी आर द, आपको पता है। ठीक है, GDP अलग होता है, PPP अलग होता है, वी आर द 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ PPP। तो ऑप्शन 2 तो गया, ये भी गया। इट्स कैलकुलेटेड कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द डिफरेंट कंट्री, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन में कुछ एक्सट्रीम भी नहीं है, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, देन नेक्स्ट। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 83, विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जॉर इज मोर देन द ऑफ ऑयल सीड्स, एरिया ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन मोर देन द शुगर केन, एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन स्टेडीली डिक्रीज। अब देखो स्टेडीली डिक्रीज हटा दो, ये एक्सट्रीम हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर इज ई। Which one of the following commodities imported by India? Which one of the commodity for the highest import of the type of value? ठीक है, स्पाइसेस, फ्रूट, पल्सेस एंड वेजिटेबल ऑयल। अगर आपको ये थोड़ा सा भी आइडिया रहता, ठीक है, हम लोग जो ऑयल है, ऑयल हाईएस्ट क्या बोला है? हाईएस्ट इंपोर्ट बोला है, तो हम लोग ऑयल ज़्यादा। फ्रेश फ्रूट तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, पल्सेस लेते हैं बट इतने नहीं लेते पल्सेस, और स्पाइसेस भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो आंसर विल बी डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, और 2-3 क्वेश्चन है, देन कोई बात नहीं, आप बंद कर देना। Which one of the following is not the most likely the measure of the to stop the slide of the Indian rupee, मतलब इंडियन रूपी का डेप्रिशिएट हो रहा है, तो वो रोकने के लिए क्या नहीं करेंगे? कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट, बताओ मुझे, ये करेंगे। उसके बाद क्या लिखा?
encouraging the Indian borrower to issue rupee denominated bond, ये करेंगे, ठीक है। इसके बाद easing condition relating to the external commercial borrowing and following an expansionary policy। अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन, ढंग से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर टू मेजर टू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट स्लैश आरबीआई टू टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द रूपी, ठीक है। रूपी का स्लाइड हो रहा है, रूपी का स्लाइड हो रहा है, रूपी नीचे जा रहा है, तो इनमें से क्या नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको ना थोड़ा, इसको देखो, अगर आप करोगे ना तो रुपये के पैसे बढ़ेंगे, अगर रुपये के पैसे रुपये अप्रिशिएट होगा तो उसको आप सिलेक्ट करो। फॉलोइंग अ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है। मुझे बताओ कि अगर आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कर रहे हो तो क्या हो रहा है, रुपये मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं। अगर मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, मार्केट में पैसे बढ़ेंगे तो अगेन इसका रुपये डिप्रिशिएट हो गया, तो ऑब्वियसली ये नहीं करेंगे ना, तो आंसर विल बी डी। डेटा दिक्कत के बारे में बात हो रही है, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिसेंट डेरिवेटिव रिलेटिंग टू द स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम बैंक पॉपुलर नोन एज द डेटा दिक्कत कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडेड है। दे शैल इंश्योर दैट द एंटायर डेटा रिलेटिंग द पेमेंट सिस्टम ऑपरेट इन इंडिया आर स्टोर्ड इन द, देखो ये हो गया एक्सट्रीम। बट आप एक्सट्रीम में ये भी तो देखो यार, ये क्या मांग रहा है, जो मांग रहा है वो पॉसिबल भी है ना, क्योंकि यार डेटा सिक्योरिटी के बारे में कितना इशू हो रहा है। डेटा इज द न्यू ऑयल, ये सब ने सुना है कि डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू ऑयल, तो इंडिया भी रहना चाहिए। ओके, दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब देखो ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। दे शैल सबमिट द कंसोलिडेशन सिस्टम ऑडिट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एट द एंड ऑफ द एवरी कैलेंडर ईयर। अब कैलेंडर ईयर क्यों होगा, अगर होगा तो फाइनेंशियल ईयर होगा, तो कैलेंडर ईयर तो होगा नहीं, तो ये तो गया। और कैग भी क्यों, ये कैग ये सारे आरबीआई से रिलेटेड कुछ ऑडिट नहीं करता, ठीक है, तो ये चला गया, 3 चला गया। तो आइदर तो मुझे पता है 1 इज द ट्रू स्टेटमेंट, तो एक्सट्रीम होके भी मेरा ट्रू आ गया। अब तो मुझे देखना है कि सेकंड इज ट्रू और नॉट। दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस करेगी तो ऑब्वियसली स्लो नहीं चलेगा, और हम लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर पे क्यों इतना बाहर देंगे, तो आंसर विल बी ए। लास्ट क्वेश्चन, द मनी मल्टीप्लायर, अगेन मनी मल्टीप्लायर, ये 2000 मैंने बोला था ना, अच्छा 17 ही 2019 से रिपीट हुआ था ये, और ये 2021 में भी रिपीट आया था, सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्या था, इंक्रीजिंग द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। ओके, इतना ही था। हमने नियर अबाउट 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, ठीक है, इकोनॉमी के पिछले 5 साल के। ऐसे ही मैं बाकी के भी करूँगा, ओके, साइंस एंड टेक के करूँगा, पॉलिटी के करूँगा, एनवायरनमेंट के करूँगा, जिसके कारण आपको हेल्प मिले कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, जल्दी ले आएंगे न्यू वीडियो साइंस एंड टेक के लिए अगले वीक में। थैंक यू सो मच गाइस।